इंडिया में ये देखा गया है कि 50-60% रेशियो बढ़ गया है डाइवोर्सेस का। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा ये चीज ज्यादा होने लग गई है? किसी रिलेशनशिप में आप घुट घुट के मर रहे हो, उससे बेटर है आप बाहर निकल जाओ। हम्म। क्योंकि एक खराब रिलेशनशिप में सिर्फ औरत नहीं परेशान होती, आदमी भी परेशान होता है। कोई लड़की किसी आदमी पे रेप का केस करती है तो ये बाद में प्रूव होगा कि उसने रेप Yes, किया है या नहीं exactly. किया। उसकी जिंदगी की लंका लग लग गई उस गई। लड़के की। जो वो लेडी है, जो एक्टर है, फीमेल एक्टर, उसको बहुत सारे एडवांटेजेस भी तो थे ना, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है। अगर उस फिल्म को आप ध्यान से देखो, वो लेडी 1.5 महीने में वो फैमिली छोड़ के चली जाती है। शादी क्या अब इतनी हल्की चीज हो गई है कि जिस रिश्ते को आप सिर्फ 1.5 महीने में डिसाइड कर लोगे। औरतें समझती हैं कि अगर वो घर में काम कर रही हैं तो उनका ओहदा छोटा हो गया। इसके जिम्मेदार हम सब हैं। किसी भी बच्चे से पूछो ना कि बड़े होके क्या बनोगे, वो सब बोलेंगे हम अपने पापा जैसे बनेंगे। कोई बोलेगा अपनी मम्मी जैसे बनेंगे। मेंस ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को ड्रामा पसंद है। इज इट ट्रू? मैंने ऐसे ऐसे ड्रामेबाज लड़के देखे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अभी रिसेंटली एक शो चल रहा था, इंडिया गॉट लेटेंट, और उस शो की वजह से एक बहुत ही अच्छा नामी ग्रामी आई वुड से पॉडकास्टर, ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही सेड समथिंग इनटू दैट पर्टिकुलर शो। क्या ये सही है या नहीं है? रावण को राक्षस कहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीता माता को उठा के लाया, और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन उसके एक काम ने उसको राक्षस बना दिया। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू दी शो बिजनेस। माय नेम इज सौरभ खासपुरी एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है एक फीमेल वेडिंग फोटोग्राफर जिन्होंने मेल ओरिएंटेड दुनिया के अंदर, या फिर कहूँ मेल ओरिएंटेड करियर के अंदर, एक अपना वर्चस्व बनाया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रगल्स की, पैशन की एंड सक्सेस से भरी कहानियों की। तो आज की हमारी जो गेस्ट है, उन्होंने एक होम मेकर से लेकर एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी किस तरीके से कवर करी है, किस तरीके से कंप्लीट करी है, और आज भी वो कैसे मैनेज कर रही है सारी की सारी चीज़ों को, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रगल्स की, या फिर कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों की या बातों की जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि विमेंस के लिए कितना ईजी है या कितना डिफिकल्ट है एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेस करना, दैट टू बी इन अ मेल ओरिएंटेड वर्ल्ड। अलॉन्ग विद दैट, क्या विमेंस के लिए बिजनेस करना, जॉब करना उतना ही ईजी है जितना कि देखा जाता है मूवीज के अंदर? अलॉन्ग विद दैट, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर क्या इश्यूज आते हैं, और कैसे एक विमेन अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, फैमिली को एंड अपने स्पाउस को कैसे मैनेज करके एक सही वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करा जा सकता है। वी विल गोना डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। So without waiting any more further, I would like to welcome Shubhra over here. Hi Shubhra, how are you? कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और मुझे ना ऐसे फॉर्मल बैठ के ना आपके साथ बड़ा फॉर्मल वाली फीलिंग आ रही है, जो क्योंकि मतलब हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी को देखा है। True. तो इसलिए ऐसे बहुत अभी फॉर्मल वाली मेरे को फीलिंग आ रही है, बट थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। It's completely my pleasure. Moreover, मैं आपको बुलाने का मोटिव कहूँ या फिर रीजन कहूँ, वो यही था कि हम लोग जब इनफॉर्मल भी मिलते थे, द काइंड ऑफ अ डिस्कशन वी यूज्ड टू हैव, दैट वाज रियली अमेजिंग, बिकॉज हम लोग इतनी ज़्यादा नॉलेज शेयर करते थे, अब एक दूसरे को बताते थे कि चीज़ों के बारे में कैसे चीज़ें और अपग्रेड करी जा सकती है, कैसे और करेक्ट करी जा सकती है। दैट इज समथिंग आई रियली लव अबाउट, लाइक द कॉन्वर्जेशन विच वी यूज्ड टू हैव। सो मैं अब वही चाहता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको जो वो रियल नॉलेज है आपके अंदर, जो वो रियल पोटेंशियल है आपके अंदर, एंड जिससे उन लोगों की हेल्प हो सकती है, लेट्स गो अहेड एंड हैव अ डिस्कशन ओवर ऑन टू दोस टॉपिक्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। मैं सौरभ फिर से ये कहूंगी, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए। मगर अभी भी मेरी जर्नी, मैं ना जर्नी पे हूँ अभी कोई नॉलेज नहीं है, अभी कोई पोटेंशियल नहीं है, अभी तो बस सफर शुरू हुआ है। अभी तो पहले पायदान पे मैं हूँ। नहीं, बट आई वुड से कि पहला पायदान ही आपका इतना ऊपर है, तो आई वुड से कि वही विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग, लाइक यू विल गोना बी अ सुपर डुपर, लाइक आई वुड से इनटू योर इंडस्ट्री। आई विश फॉर दैट। बट ये ऑफ कोर्स ही देखो, क्या होता है कि ना, लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हम सबकी, ठीक है। एंड आई थिंक कि हम लोग जब एक दूसरे के चैलेंजेस से समझते हैं, सीखते हैं, तो हम और बेटर करते हैं, और हम वो गलतियां जनरली थोड़ी कम करते हैं, राइट। सो वही चीज़ है कि कहते हैं, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी यही चीज़ समझाना चाहता हूँ व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कि लाइक दे कैन लिसन टू द अदर पीपल हु हैव डन थिंग्स, और उसके बाद उन गलतियों को वो ना दोहराएं,
राइट। एंड हम लोगों की आई गेस ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम लोगों के पास ये एक्सपीरियंस है चीज़ों का, कि अगर हम लोग शेयर करेंगे तो आई गेस हमारे इंडिया के ऑडियंस का ही भला होगा, राइट। सो ऑन दैट पार्ट, लाइक यू नो, हाउ डू यू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक विमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इज इट इजी और इज इट टफ? देखो, जैसा कि सौरभ आप मुझे जानते हो, Right. मेरे से ना ऐसे मतलब डेकोरेटिव बातें नहीं होती हैं। मैं अभी सिर्फ वो कहने वाली हूँ जो मैं सोचती हूँ। राइट राइट। बहुत सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मेल या फीमेल नहीं होता है। ओके। मुझे यही समझ में आता है। और जो चैलेंजेस होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो चैलेंजेस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी का पार्ट है। दे आर नॉट बिकॉज कि मेरा एक सर्टेन जेंडर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लड़के भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब वो क्या बोलेंगे कि फूलों की सेज नहीं है लड़कों के लिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, लड़कियों के लिए है क्या वो फूलों की सेज? किसी के लिए नहीं है। Okay. देखिए, आपको आईआईटी क्रैक करनी है, आपको 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। Right. अगर आपको एक सर्टेन लेवल चाहिए जिंदगी में, तो उतना आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको अगर चावल खाने उबले हुए तो 5 मिनट लगेगा किचन में, अगर बिरयानी खानी है तो 3 घंटे पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। फिर आप लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर। एब्सोल्युटली। टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो द काइंड ऑफ अ प्रोफेशन यू हैव, सी इस प्रोफेशन के अंदर यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, you see like you know a lot of things happening around. So आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कहते हैं that there is some sort of distinguished you have felt whenever you are like you know sitting in a deal or like you know talking to clients or something like that, क्योंकि ऐसा होता है, देखो जनरली ना इंडिया के अंदर आज भी मेन ओरिएंटेड बिजनेसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो और एक वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री पूरी मेल ओरिएंटेड है, और अब लड़कियां आने लग गई हैं। राइट। तो बट ये है कि क्या कहते हैं, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको कम समझा गया हो जब आप अपना प्रपोजल लेके गए हो, या फिर आप अपने काम के बारे में बता रहे हो? हैव यू एवर फेल्ट समथिंग लाइक दैट? फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये बिटर एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। ओके, वाओ। और देखो, होता क्या है कि लेकिन ये मैंने सुना है कई लोगों से कि शुभ्रा इसलिए इतना कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया क्योंकि वो लड़की है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं क्योंकि वो सुंदर है। राइट। तो देखो क्या होता है ना कि हम सब के अंदर एक ईगो होती है जिसको हम सबको सेटिस्फाई करना होता है। तो ये हमारी फील्ड के कुछ लोग हैं जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज्यादा टाइम से इस इंडस्ट्री में है, और जो भी सक्सेस के पैरामीटर्स दुनिया ने बनाए अकॉर्डिंग टू दोस पैरामीटर्स मैं उनसे आगे हूँ। तो ये अपने लिए वो कहते हैं कि वो तो इसलिए यहाँ तक पहुंच गई क्योंकि वो लड़की है। तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। राइट। दैट्स अ ब्लेसिंग, आई वुड से। ग्रेट। सो वो जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी आते हैं, तो कैसे आप उनको डील करते हो? कैसे आप मोटिवेटेड रहते हो कि लाइक यू नो कि कोई भी चैलेंज आ रहा है उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर देना और आगे बढ़ना? बिकॉज योर वर्क इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, कि आज अगर अभी कुछ मूवमेंट में कुछ हो गया है तो आपको अभी इसी वक्त सॉल्व करना होगा, बिकॉज देयर इज अ लाइव थिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सौरभ, ये जो चैलेंजेस हैं ये कभी भी मेरे लाइफ में इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरा एक सर्टेन जेंडर है, और ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है कि मैं हमेशा चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ। आज मैं जहाँ पे पहुँची हूँ ना, इसके पीछे बहुत लोगों ने मुझे नकारा है बिकॉज ऑफ मेरा एक सर्टेन जेंडर है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ऐसे माहौल से आई हूँ जहाँ पे बिजनेस नहीं करते हैं लोग। लोग नहीं करते। अच्छा, लोग लड़कियां नहीं, लोग नहीं करते। मैं टिपिकल गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड से हूँ। और मुझे मेरी शादी हुई उसके बाद जब मैंने मतलब मेरा प्रोफेशन स्विच किया था, क्योंकि उसके पहले मैं कंटेंट राइटिंग करती थी और मैं बहुत सक्सेसफुल कंटेंट राइटर थी। मगर पता नहीं एक थ्रेशोल्ड आ गया था कि मैं एक्चुअली उकता गई थी उस काम से, कि मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी। तो फिर मैंने फोटोग्राफी, क्योंकि मुझे पसंद भी था और मैंने इसमें काम ढूंढना शुरू किया, तो मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। क्यों? और मेरे मुंह पे उन्होंने क्लियर बोला कि जब मैं जाती थी तो पता लगता था कि अच्छा 3 महीने हुए, 2 महीने हुए शादी हुए, तो मुझे जॉब नहीं देते थे कि हमारे तो ऐसे फिक्स सर्टेन आवर्स हैं, तो आप अभी तो कह दोगे लेकिन फिर आप 7 बजे बोलोगे आपको तो घर जाना है, और आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे, फिर आप 1 साल बाद बच्चा प्लान करोगे,
तो तब तो आपको छुट्टी लेनी होगी। तो मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, और थैंक यू सो मच वो सारे लोग जिन्होंने मुझे जॉब नहीं दी, इसलिए आज मैं अपनी कंपनी की को फाउंडर हूँ। Wow, wow, wow. But I would say, like, since you are mother as well, you are a wife as well, along with that, you are a business woman as well. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करना, अगेन इट वुड बी टफ, आई वुड से। तो आपने वो चीज़ें सब कैसे मैनेज करी? सौरभ, सेम चीज़ तो एक आदमी के लिए भी होती है ना। एक आदमी भी किसी का फादर होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, उसकी पत्नी भी चाहती है कि वो महीने में एक दिन उसको कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाए। राइट, राइट, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी होता है, हज़ारों लोग उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो सेम चीज़ तो आदमियों के लिए भी है ना। नहीं, आई वुड से कि कहते देखो, हमारी अगेन सोसाइटी के अंदर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मेंस, राइट, बट मैं वही बात करूँ, अगर विमेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो दे आर वेरी फ्यू, राइट। सो एंड दे आर लॉट ऑफ विमेंस एज वेल जो कि ना ऐसा बनना चाहती हैं, ठीक है, हु ऑल्सो वांट टू बी द एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, बट अगेन देयर इज अ ब्लॉकेज की अगर मैं बात करूँगा, या फिर आई वुड से रोड ब्लॉक होता है माइंड के अंदर कि यार अगर कुछ बन गए ना, तो फिर हस्बैंड को कौन देखेगा, बेबी को कौन देखेगा, या फिर घर के काम कौन देखेगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें। तो वो रोड ब्लॉक आई वुड से कि बहुत सारे यंग कह लो या फिर मैरिड वुमेन्स कह लो, उनकी लाइफ में आ रखा है, जिसकी वजह से वो शायद आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैनेज करना चाहिए चीज़ों सौरभ, को? अगर आप दिल से कुछ चाहते हो ना, हाँ, वो हो जाता है। हम्म, और जितनी भी औरतें दिल से चाहती हैं ना कुछ करना, वो कर लेती हैं। हम्म, अब देखो, आपको एक सक्सेसफुल करियर भी चाहिए, एक हैप्पी पति भी चाहिए, हैप्पी सास ससुर भी चाहिए, एक हेल्दी बच्चा भी चाहिए, और आपको 8 घंटे सोना भी, और दोपहर में 2 घंटे की भी नैप चाहिए। राइट, आप नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। आपको चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। देयर आर डेज जब मैं, मतलब मुझे याद करना पड़ता है मैं किस दिन 2 घंटे सोई थी रात को। सब कुछ है। राइट, और इन चीजों में, सारी चीजों की मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम एक्चुअली चाहते हैं, हम कर लेते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए काम करना उतना नॉर्मल था जितना कभी हम सुबह उठ के ये नहीं सोचते ना कि चलो आज हम सांस लेंगे। हाँ, हम कभी नहीं सोचते। राइट, राइट, और हम सब सांस लेते हैं, चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे एग्जैक्टली। कोई मर भी जाए, उस दिन भी हम सांस लेते हैं, है ना। मेरे लिए ये चीज उतनी नॉर्मल थी हमेशा से। ओके, तो बहुत चीजें होती हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है, किस तरह से हुई है। मेरे लिए ब्लॉकेज थे कि आप लड़की हैं तो आप इस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, लेकिन आप करेंगी कुछ जरूर। तो वो मेरी फंक्शनिंग वैसी ही हुई। मैं, मेरी बहनें, हम सब का एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर है, हम सब की शादी है, ससुराल वाले हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। और मतलब मैं यही कहूँगी कि अभी भी मैं ना, पता है, बहुत सारी मेरी मतलब मेरा तो काम यही है, मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स से मिलती हूँ, शादी पक्की हुई। मेरे इतने बड़े करियर में आज तक मैं किसी भी आदमी से नहीं मिली, किसी भी लड़के से नहीं मिली जिसने मुझे ये कहा हो कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे उसकी तैयारियां करनी है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। राइट, राइट। किसी लड़के ने नहीं बोला मुझे। और मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली हूँ, शादी की तैयारी करनी है ना, इसलिए जॉब छोड़ दिया, शादी कर लेंगे, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यस, यस। So again, it is ये a limitation. फंक्शनिंग हमारी है, हम इसमें दुनिया को ब्लेम करते हैं। देखो, कभी कभी टाइम होता है जब आपको फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, कभी टाइम है जब आपको मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को प्रायोरिटी देनी है, कभी बच्चे को देनी है। लेकिन अगर आपकी फंक्शनिंग क्लियर है ना कि आपको ये करना है, आप 5 साल बाद, 7 साल बाद शुरू करोगे, आप करोगे। लेकिन आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो और ब्लेम आप दुनिया को दे रहे हो, सिर्फ आपकी गलती है। ट्रू। तो मेरे को भी कहीं वो चीज़ लगती है कि भाई जिसको करना है वो निकल जाता है, कर लेता है। मोर ओवर एक चीज़ और मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि इन कंपैरिजन ऑफ जॉब, अगर आप खुद का काम करते हो तो उसमें फिर भी थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो, आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अगेन जॉब में अगेन देयर इज अ फिक्स आवर्स कि आपको 8 आवर्स देने हैं, दैट्स इट, उसके बाद इट इज़ ऑल योर टाइम। हाउएवर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस थिंग, तो यहाँ पे 24/7 आपको डेडिकेट रहना होता है, लेकिन स्टिल उसमें भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो। तो हैव यू फेल्ट दैट थिंग? सौरभ, ये मुझे लगता है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन है। हाँ। बहुत बार होता है कि रात को 10 बजे आप जॉब से घर आए, फिर 10 बजे के बाद टाइम आपका अपना है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं। हाँ, बिजनेस में कोई रूटीन नहीं होता। बिजनेस में कोई रूटीन नहीं है। Yes. लेकिन बिजनेस में आप वर्किंग डे पे आप ऑफ ले सकते हो।
आप जॉब में नहीं कर नहीं ले सकते। सकते एग्जैक्टली। फेस्टिवल्स आप, मुझे लगता है जॉब में आप ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हो कि अभी पता है कि होली है, बॉस का फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन टू सिचुएशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमोशंस, ठीक है। As we compare male and female, so males generally have a strong emotional things. If I compare with women's are more emotional, I would say. कि किसी भी डिसीजन को लेने में वो थोड़ा सा इमोशंस ज़्यादा लेके आती हैं, इफ़ आई कंपेयर इट विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, लॉजिकल थिंग्स। जैसा मैंने देखा है अलॉन्ग विद दैट, कॉर्पोरेट्स के अंदर भी मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है कि वो ना दिल से लगा लेती हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आपने कभी ऐसा फील करा हो, या फिर आप जब डिसीजंस लेते हो तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो, या फिर एक इमोशनल साइड होती है आपकी जो कि नेगोशिएशन में डिफिकल्टी मिक्स होता है। और क्रिएट पता करती है सौरभ, मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि और आदमियों के लिए क्यों कहा जाता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि आदमियों का होराइजन थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक घर में जिस तरीके से एक बेटी की परवरिश होती है और जिस तरह से एक बेटी की परवरिश होती है, उसमें बहुत फ़र्क है। बेटा रात को 10 बजे आता है, जो कि इसमें मैं ये नहीं कह रही गलत है, वो 10 बजे तक कुछ लोगों के साथ रहा है, वो कुछ दुकानों में गलियों में वो टहला है, उसने कुछ तो चीज़ें हैं जो उसने ऑब्जर्व करी हैं, कुछ तो उसका, इसको गलत कह लो सही कह लो, बहुत चीजें। बेटी है, वो 3 सहेलियों के साथ कॉलेज से आ गई, 4 बजे के बाद वो घर में है, उसका कोई होराइजन नहीं क्लियर है। एक लड़के ने एक पान की टपरी पे एक लड़ाई होते हुए भी देखा है, उसने ये भी देखा है कि वो पान वाले ने कैसे अपनी दुकान को बचाया है, उसने बहुत कुछ देखा है। ये सब चीजें हमारी सोच को बनाती हैं, हम कैसे इंसान बन रहे हैं इसको बनाती हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि मतलब लड़कियां थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, प्रैक्टिकल कम होती हैं, वो बहुत बार बहुत दूर की चीज़ें नहीं सोच पाती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ऑल्दो अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हो रही है बच्चों की, वो भी काफ़ी चेंज हो रही है। मैं जब डिसीजन लेती हूँ तो मेरा मिक्स होता है। ऑफकोर्स मैं थोड़ी सी इमोशनल इंसान हूँ, और ये भी एक कारण है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, ये काम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पूरा वो दिल वाला काम है। कि मतलब जब मैं मतलब अपने क्लाइंट से मिलती हूँ ना, जिसकी बेटी की शादी होती है, मतलब मुझे लगता है कि मतलब मेरे दिमाग में मेरे फादर की वो इमेज आ जाती है कि उनकी क्या सोच थी जब मेरी बहनों की उन्होंने शादी करी थी, क्या क्या चीजें, मतलब पूरा वो माहौल, मुझे लगता है ना कि एवरी डे आई गो थ्रू विद दैट। तो हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल भी होती हूँ, प्रैक्टिकल भी होती हूँ, क्योंकि एक पूरी टीम है जिसका घर चलना है, और बहुत चीजें हैं, तो अभी बहुत सारी चीजें, एक मिक्स पूरा कंप्लीट। मैं अगर बात करूं बीइंग इमोशनल की, क्या उस चीज़ ने कभी आपकी हेल्प करी है करियर के अंदर या फिर बिजनेस करने के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हेल्प करी है, क्योंकि बीइंग इमोशनल थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इंसानियत को मरने नहीं देते। और जब आप एक सही इंसान हो ना, तो मुझे लगता है कि भले सामने वाला आपके 2 रुपए मार के चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास 5 रुपए आ जाएंगे। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मुझे लगता है कि इमोशनल होना एक अच्छी चीज़ है। उससे मतलब हाँ, एक इंसान होने का पता लगता है। अगर रोबोट्स और ह्यूमंस में अदरवाइज फिर डिफरेंस ही क्या हुआ अगर इमोशनल नहीं हो। अगेन ग्रेट। सो अभी जैसे हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं, या फिर जो अभी नए लोग आ रहे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं, वेयर डू यू सी इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स? ये आपको सही लग रहा है कि क्या आते हैं जिस तरीके से, इफ़ आई टॉक अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं अब समझा जा रहा है, जो भी लेवरेज देनी चाहिए एक लड़के को एक लड़की को वो दी जा रही है दोनों को। तो इज़ इट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, और यू थिंक कि नहीं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, या फिर अलग संस्कार देने चाहिए? आई वुड से नहीं, मुझे लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके। बस मुझे एक चीज़ थोड़ी सी लगती है कि बहुत बार कहा जाता है लड़के लड़कियां बराबर हैं। हाँ। लड़के लड़कियां बिल्कुल बराबर नहीं है, किसी भी तरह से बराबर नहीं है। लड़के और लड़कियां बिल्कुल अलग हैं। और अलग होने का मतलब गलत नहीं होता। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि गलत है। अलग होने का मतलब ये नहीं होता कि लड़का सुपीरियर है, लड़की नीचे है, या लड़की ऊपर है, लड़का नीचे है। बस ये 2 अलग लोग हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों की अपब्रिंगिंग, दोनों की नर्चरिंग उनके तरीके से होने चाहिए। किसी भी लड़की को लड़का बनाने की कोशिश मत करो। वो उसको
क्रिएटिविटी करनी है, उसको ड्राइंग करनी है, उसको खाना बनाना है, जबरदस्ती उसको फेमिनिज्म वो एंटी फेम वो मत करो कि जी खाना क्यों बनाओगी, तुम्हारी जिंदगी तो किचन में खराब हो जाएगी, तुम बाहर जाके फुटबॉल खेलो। अरे उसको नहीं खेलना है फुटबॉल, सिंपल। राइट। तो किसी भी चीज को फोर्स करना हमेशा गलत है। तो लेकिन आज की डेट में अगर मैं अभी भी बात करूं, अगेन अभी हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, तो वी आर इन अ ट्रांजिशनिंग पीरियड, राइट। तो उस ट्रांजिशनिंग पीरियड के अंदर कल्चर क्या हो गया कि एकदम पूरा डाइवर्सिफाइड हो गया। कुछ जगह पे एकदम ऑर्थोडॉक्स लोग देखोगे आप, कुछ जगह पे आप एकदम ओपन लोग देख रहे हो। तो अब ना आई वुड से कि जो यूथ है, प्लस सोशल मीडिया आ गया है, उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यूथ हमारा एकदम ना कंफ्यूज हो गया है, आई वुड से कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये सही है या ये सही है। अब या तो फिर वो पक्का हो के एकदम फेमिनिज्म ही हो जाते हैं, या फिर वो एंटी फेमिनिज्म हो जाते हैं। तो पहले क्या था, फिर भी ना एक एक क्लियर मिडिल लाइन थी, या फिर क्लियर लाइन हाँ थी, क्लियर अब वो लाइन थी, लाइन बहुत धूमिल हो ब्लर गई हो है। गई। यस, ट्रू ट्रू। तो यार उस पे फिर कैसे, लाइक पेरेंट्स की बात करूँ या फिर क्या कहते हैं, जो लोग खुद हैं, कैसे उनको रिएक्ट करना चाहिए इन सारी सिचुएशंस के अंदर? बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड लोग आ रहे हैं, और वो बजरंग दल हो गया, आई मीन देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ बॉडीज एज वेल, जो कि अपना अपना चीज़ें लेके आती हैं। तो कैसे कोई भी एक इंसान को क्या सही है क्या गलत है, उसके अंदर डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना चाहिए? मुझे लगता है डिफरेंशिएट करना क्यों है, हम सबका देखो मोटिव एक ही है ना, खुश रहो। खुश रहो और सामने वाले को खुश रहने दो। और ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारी पीढ़ी का कि हम ना ट्रांजिशन वाली पीढ़ी में है। तो हम वो पीढ़ी में है जो एक्चुअली पिसती है, ना तो हम पीछे की पीढ़ी में है जहाँ पे वो लाइन क्लियर थी, ना हम अगली पीढ़ी में है जहाँ पे चीजें सिंपल होंगी। थोड़ा सा हम मिक्स हैं, हमारे से होके सब कुछ जानने वाला है, तो थोड़ा तो हम पिसने ही वाले, तो वो ओके है। बाकी किसी भी चीज को सर्टिफाइड क्यों करना है, किसी भी चीज को दुनिया में ऐसा चल रहा है इसलिए हमें ये करना है, क्यों करना है? मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, हैशटैग्स बनाते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं कि ये एक्टिविटी करो तो ये आई मीन ये मिलेगा। आई मीन वो अट्रैक्ट करा जा रहा है ब्रांड्स के द्वारा ही। लाइक मैं खुद एक ब्रांडिंग, आई लाइक ब्रांडिंग, आई डू ब्रांडिंग, आई माई सेल्फ लाइक गो एट एंड इन्फ्लुएंस, ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। अगर आपको वो करके खुशी हो रही है तो करो, नहीं खुशी हो रही है तो ये तो पहले भी यही कहा जाता था कि किसी को देख के एक रैट रेस में चलना तो हमेशा से गलत रहा है, अभी भी वही है। बट वो पावर कैसे लेके आया जाए कि भाई सबके अगेंस्ट जा कर भी चलते रहना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो मार्केट के अंदर आपको गलत बोलते हैं गलत कर रहे हो, सही नहीं जा रहे हो, सही डायरेक्शन पे नहीं हो, क्या करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो सब सुनते हुए आगे कैसे चलते रहें फिर? पहले अपने आप में क्लियर होना। अगर आप क्लियर हो ना कि आपको क्या करना है तो आप क्लियर हो। इसलिए भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक से सुनो एक से निकालो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम लोग जैसे सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं, तो आजकल सोशल मीडिया पे या फिर मैं कहूँ यूट्यूब के ऊपर कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक शो चल रहा था, इंडिया गॉट लेटेंट, राइट। एक मैंने उसका कुछ नहीं देखा। हाँ नहीं उसको देखना ही पाप है, हो गया है इस वक्त। ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, वो सिनेरियो बन गया है इस आजकल की डेट में। और उस शो की वजह से एक बहुत ही अच्छा नामी गिरामी, आई वुड से पॉडकास्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, बट he is facing a lot of challenges because of that, because he said something into that particular show. तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ लोग ये देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब इतने छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू बन गया है पूरा, इट बिकम अ नेशनल इशू, फ्रंट पेज पर आ जाना न्यूज़पेपर के अंदर, और उसके अलावा FIR हो जाना एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्या ये सही है या नहीं है? उसने जो कहा वो सही है या नहीं, या उसके अगेंस्ट जो किया गया वो सही है या नहीं है? अगेन आई वुड से कि जो उसके अगेंस्ट हो रहा है, लेट्स से जो उसके अगेंस्ट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हो रहा है, कि हमारा देश का जो कानून कहता है वो उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो ये कानून पहले कहाँ था? क्योंकि पहले भी तो ऐसी चीज़ें होती थी। एकदम से अब किसी एक बंदे को, जो पहले वैसे बाकी अगर चीज़ें देखी जाए उसका काम, उसने बहुत अच्छा काम करा है, राइट। मतलब स्पिरिचुअलिटी ले लो आप, चाहे क्रिएटिविटी ले लो, ही हैज़ डन अ वेरी गुड थिंग। बट अगर मैं बात करूँ कि ही हैज़ जस्ट डिड वन स्मॉल मिस्टेक, अब उसको लेके इतना कुछ कर देना। आप रावण को जानते हैं? हाँ जी।
मतलब सुना है ऑफ कोर्स, रावण रावण जानते के हैं? बारे में जानता हूँ मैं। रावण के बारे में सिर्फ एक बात आप बताओगे? मतलब बहुत सारी बातें हैं, वो एक बात, सिर्फ एक। बहुत ज़्यादा ज्ञानी था वो। दस। रावण को राक्षस कहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीता माता को उठा के लाया था, ओके। और उसमें बहुत सारी अच्छाइयां थी, हम्म लेकिन उसके एक काम ने उसको राक्षस बना दिया था। हम्म 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 आपके काम आपको उठाते हैं और आपको गिराते हैं। हम्म रणवीर अलाहाबादिया, चलिए आप नाम नहीं ले रहे हो, मैं नाम ले रही हूँ, उसने जो किया ये हम पर है कि हम उसकी पॉजिटिविटी को लें या उसकी नेगेटिविटी को लें। Okay. राम ने रावण को मारा था, और जब वो मरने वाला था तो उसके पैरों में बैठ के उससे ज्ञान लिया था। राइट। ये एक्चुअल हमारे संस्कार है कि हम किसी को पूरा विलन नहीं हमें बनाना चाहिए। जो उसने कहा रणवीर अलाहाबादिया ने, वो बहुत गलत है, वो बिल्कुल गलत है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं ऐसे ही मजाक में हो गया। नहीं, उसके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नई जनरेशन आ रही है उसके लिए एक लेसन होगा, मगर उसको एज ए पर्सन एक विलन बना देना वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। बट लेकिन इंडिया की ऑडियंस भी तो ऐसी है कि एक तरफ वो एकदम उसको बंदे को चढ़ा देती है, दूसरी तरफ जाके मदर का क्लिनिक तोड़ देती है। ये तो हमेशा से रहा है ना, ये तो हमेशा से रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया की, क्योंकि अभी सोशल मीडिया और सब चीजें इतनी स्ट्रांग है कि तुरंत सब कुछ फटाफट नजर में आ जाता है। कोई भी हो, कोई एक पॉलिटिशियन अगर बहुत ऊपर जाता है, कुछ अच्छा काम कर देता है तो वो भगवान है, और अगर उससे कहीं उसके घर खानदान में कहीं कुछ गलत हो गया तो बस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। ये तो होता ही है। मेरा एक थोड़ा सा अलग व्यू है इसके बारे में, लाइक आई ऑल्सो यूज्ड टू हैव डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसमें ये कि एक काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर हो सकती नहीं है, दूसरे की आग में सबको रोटी सेकनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे टॉपिक्स से हट गए, जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वहां से हट के वो सारे यहाँ पे आ गए, नैतिकता सिखा रहे। नैतिकता मत सिखाइए किसी को, हम सबके माँ बाप हैं, हमें नैतिकता सिखाने के लिए। ये वो लोग हैं जिन पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या और कितनी चीजें, वो जरा सुलटाओ ना प्लीज। हमें मत ज्ञान दो, हमें पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और किससे क्या सीखना और क्या नहीं सीखना। राइट राइट राइट। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि जो शो है इंडिया गॉट लेटेंट, उस पर जितने व्यूज आए हैं या फिर जितने लोग उसको देख रहे हैं, उसी से डिटरमाइन करा जा सकता है ना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को देखने में, तभी वो चीज़ देख रहे हैं, अदरवाइज वो लोग देख ही नहीं रहे होते शायद। एक तरफ ये भी आ रहा है कि यूट्यूब को लेके, यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ पर आप ना फ्री स्पीच बची हुई है, कि हम लोग जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी जो बातें हैं, हम लोग जो बातें करना चाहते हैं हम लोग करके यूट्यूब के ऊपर बिना किसी की रोक टोक के अपलोड कर सकते हैं। इंडिया के अंदर यही एक सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म बचा हुआ है जिसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने ऐसा सुना है कि उस चीज़ को रेगुलराइज करने के लिए कि आप बिना परमिशन के गवर्नमेंट की कुछ भी अपना ऐसे ही कंटेंट नहीं डाल सकते हो, इस वजह से इस कॉन्स्पिरेसी को इतना ज़्यादा हवा दी गई है, सो दैट कि नाउ अब एक ये पिक्चर बना दी गई है, या फिर आई वुड से ये सिनेरियो बना दिया गया, इसके बेसिस पर दे कैन प्रेशर ऑन द यूट्यूब, एंड अब कुछ भी अगर ऐसा पॉडकास्ट या फिर कुछ भी ऐसी कॉन्वर्जेशन आती है तो उसको गवर्नमेंट दबा सकती है। That is what I have got to know from the sources or things like that. Again फिर अब इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कहाँ बची? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो किताबों में है, किताबों में ही है, और फिर भी बहुत है। मतलब अगर मतलब कुछ टिपिकल, देखो मुझे ना बहुत पॉलिटिक्स नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में रहना बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सोशल मीडिया का हमारे यंग जनरेशन के ऊपर क्या रोल है आज भी? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ज़्यादा क्या लगा आपको? ये पता है वैसा है कि आग है, आप इससे खाना भी बना लो, इससे अपना घर भी चला लो। अच्छा आप कैसे यूज करते हो? दोनों तरह से है, मतलब कभी कभी मेरे को लगता है मैं बहुत देर ना ऐसे स्क्रॉल करती रहती हूँ। बहुत बार पॉजिटिव भी है कि मतलब हमें अपने क्लाइंट्स को अपना काम दिखाना इजी हो गया है। अभी मतलब हमारी जो टीम है वो इंडिया के कई अलग अलग सिटीज़ में है, और हमारे लिए इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, चीज़ें ये सब चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं अभी हमारे लिए कि हमें काम करना भी बहुत इजी हो गया है। मतलब एक वक्त था जब हमारा फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, शूट वाले सब एक ही छत के नीचे होते थे। अभी मतलब दिल्ली के अलग अलग कोनों में है सारे हमारे सारे ऑफिसर्स, तो अभी बहुत चीज़ें मतलब
कंफर्टेबली हम काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड इंटरनेट। आई गॉट टू नो कि आपका एक शूट भी चल रहा था एंड हाँ वो आपका चल रहा है एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पर आए और इस चीज़ के लिए। मैं काम करने की बात करता हूँ कि आज से लेट्स से 8 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन उस टाइम पे काम करना और आज के काम करने में क्या डिफरेंस आपने फील करा? एज अ वेडिंग फोटोग्राफर यस। तब हमारे पास हमारे जो मतलब क्लाइंट्स होते थे, जो ब्राइड और ग्रूम होते थे, उनके पास इतना वो हमें मतलब इस चीज़ को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कहूँगी कि अभी क्या होता है कि उनके पास एक छोटा सा एक पूरा बुकलेट टाइप का होता है कि हमें इस तरह की फोटोग्राफी चाहिए, हमें ऐसा पोस्ट चाहिए, हमें ये चीज़ें आउटकम चाहिए। पहले इतना वो उनके पास नहीं Right. होता था, तो उसका नेगेटिव भी था कि वो जो कहना चाह रहे हैं या जो चाह रहे हैं राइट। उसका कुछ वो हमें क्लियर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं, वो पिक्चर दिखा देते हैं, जो समझ आ जाता है कि ये है एक्सपेक्टेशन। तो ये चीज़ें अब ईजी हो गई हैं। ओके। और कई बार होता क्या है कि वो ट्रैक से हट जाते हैं। वो मुझे बहुत ही मतलब एक बिग फैट इंडियन वेडिंग मतलब सेलिब्रिटी वेडिंग के फोटोज दिखाते हैं, वो बीच के किनारे दिन की शादी हुई होती है और मतलब आपकी शादी बिल्कुल ऑपोजिट है राइट उससे। राइट राइट। और फ्रेंकली स्पीकिंग कि जिस लेवल का सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं उसके काफ़ी दूर है आपकी चीज़ें, और फिर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट। तो वो मुझे समझाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको एक डिसेंट लैंग्वेज में हमें आपको ये बात कन्वे भी करनी है और आपको रियलिटी में भी लेके आना है कि Right. भाई इसमें कैसे आप हाँ, आप बेस्ट कर सपनों सकते की हो? दुनिया से बाहर आओ, ये है सच्चाई, इसमें बताओ कैसे क्या चाहते हो आप। तो ये चीज़ें हैं अभी। तो आप काफ़ी ज़्यादा कपल्स से मिले होंगे ऑफ कोर्स, राइट? आपने बहुत टाइप के रिलेशनशिप्स देखे होंगे, लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस। कुछ इंटरेस्टिंग आप बताओ, कुछ आपने ऐसा इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी आपने रिसेंटली कुछ डिस्कवर करी हो, कोई वेडिंग देखी हो जहाँ पे थोड़ा एक सा अलग? बहुत ही प्यारा सा एक किस्सा शेयर करूंगी। अभी रिसेंटली हमने वो वेडिंग शूट किया है और उसमें हमारी बुकिंग दोनों तरफ से थी, लेकिन हमारा जो फाइनल मतलब कॉन्वर्सेशन हो रहा था वो ग्रूम से हो रहा था। और वो इधर हरियाणा का मतलब प्रॉपर गांव साइड से, बट दे आर वेल ऑफ फैमिली, तो बहुत अच्छी लैविश सी उनकी शादी हुई। क्योंकि उनका जो कल्चर है हरियाणा का जो मतलब उधर का जो कल्चर है वो इधर दिल्ली की जो पंजाबी वेडिंग्स हैं इनसे बहुत अलग है। तो और ये मेरा नेचर है कि मैं पहले क्लाइंट से बातें करती हूँ, मैं Okay. उनको समझने की कोशिश करती हूँ कि उनकी वो चाहते क्या है मुझसे, वो किस तरह के परिवेश से आए हैं। क्योंकि एक शादी ना सिर्फ लड़के लड़की की नहीं होती है, दो परिवारों की होती है। और मेरी कोशिश होती है कि जो मैं डिलीवर कर रही हूँ वो दूल्हा दुल्हन को भी पसंद आए, उनके माँ बाप को भी पसंद आए, उनके दादा दादी को भी पसंद आए। मेरा थोड़ा सा वो फैमिली वाला पर्सपेक्टिव होता है। तो उस ग्रूम ने मुझे बहुत कुछ अपने फैमिली के बारे में, चीज़ें, कल्चर, सब कुछ पूरा बताया। फिर वो ना मतलब बार बार एक ही बात, मेरी मम्मी का अच्छे से शूट करना। मैंने कहा वो तो ऑब्वियस है भाई, मम्मी है तुम्हारी, दूल्हे की मम्मी है, ये तो हमें करना ही है, करना ही है। वो मतलब मुझे स्पेशली फोन कर करके ना, अलग से फोन करके मुझे बार बार बोलता था, शुभ्रा एक काम कर दो ना, एक टीम ना अलग से कर देना मेरी मम्मी के लिए। वो मतलब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई थोड़ा तुम सांस ले लो, तुम क्यों इतना परेशान हो, मम्मी है वो तो ऑब्वियस हम करेंगे। फिर उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा शुभ्रा आपको पता है पिछले 10 सालों से हर साल मेरी मम्मी दिवाली में मस्त तैयार होती हैं, बहुत सुंदर, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमारे घर आता है, वो सिर्फ मम्मी का सोलो शूट करता है। अच्छा। शूट होने के बाद वो डेटा अगले दिन मंगा लिया जाता है, जबकि अगले दिन कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर वगैरह नहीं छूते, पर उस फोटोग्राफर की लंका लगा दी जाती है कि डेटा तुम आज ही दोगे। डेटा आ जाता है, उसमें से मम्मी एक फोटो सेलेक्ट करवा के अलग फोल्डर में उसको रखवाती हैं। ओके। कि अगर अगली दिवाली से पहले मेरी डेथ हो गई तो जो शोक सभा होगी उसमें ये फोटो लगाना। मेरे गूज़बम्स आ गए पिछले लिटरली। 10 सालों से वो ये कर रही हैं। मैंने जब ये सुना मैं बिल्कुल, हाँ, मेरे गूज़बम्स आ गए अभी। मेरा सन्नाटा हो गया दिमाग राइट। में। बट मुझे सडनली वो मेरा मतलब गॉड गिफ्टेड मेरा नेचर है कि मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। मैंने एकदम से उससे कहा कि वाओ क्या स्पिरिट है आंटी की, मतलब इसको कहते हैं जिंदा रहना, इसको कहते हैं जिंदगी जीना। राइट राइट कि मतलब
हर मोमेंट को खुश रहना, मतलब वो वाला भी मेरी पसंद की फोटो होगी कि मतलब वो एग्जैक्टली, लास्ट है बट मेरी मेरी चॉइस का होगा, चॉइस की होगी, मतलब एग्जैक्टली। ये एक हमारे लिए ना, मतलब मेरे को लगा कि यार ये तो सीखने वाली हाँ चीज हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। तो इस तरीके के तो काफी और भी लोग आपको मिलते रहते होंगे ना। बहुत बहुत बहुत। तो आपको क्या लगता है कि लाइक इंडियन वेडिंग्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हम आपने बोला बिग इंडियन फैट वेडिंग, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इंडियन वेडिंग्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किसी इंसान के पास पैसा नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं से उधार लेके शादी लेकिन ऐसा करेगा कि भाई 4 लोग देखें, 4 लोगों में बात होनी बात चाहिए। होनी चाहिए, लोन ले लेंगे भाई ये वो करके। इज इट अ राइट थिंग और नॉट? देखो, राइट और रॉन्ग ये सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, मैं इसको एक वर्ड में आंसर नहीं दे पाऊंगी। मुझे ये लगता है कि अगर किसी ने 25 लाख की शादी प्लान की है तो उसके माथे पे बंदूक नहीं रखी गई है, हाँ। ये वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है। और ये कोई बीमारी नहीं है कि हॉस्पिटल से 25 लाख का बिल आया और उसको देना है, वो 5 लाख में भी कर सकता है, वो 50 लाख में भी कर सकता है, राइट। ये वो अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ये हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है। सौरभ, कभी कोई शादी अटेंड करी है अभी रिसेंटली? कभी हाँ कोई मैंने की रिसेंटली कभी ध्यान दिया है वॉशरूम सभी वो लेडीज और जेंट्स वाले अलग अलग हाँ होते हैं? हाँ 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 कभी देखा है लेडीज वाले वॉशरूम के बाहर स्टूल पे एक लेडी बैठी हाँ, रहती है? यस, ध्यान दिया है कभी? या गेस करो उसको कितने पैसे मिलते होंगे एक रात के? आई मीन थोड़ा सा मैं इवेंट बिजनेस में रहा हूँ तो आई गेस उससे 300-400 रुपये, आई गेस हार्डली। 300 रुपये उसको मिलते हैं, जिसमें से उसको एक कमीशन देना होता है उस व्यक्ति को जो उसको वहां पर लेकर के आया है। तो उसको पूरे 300 रुपये भी नहीं मिलते हैं एक रात के, उसको मैक्सिमम 200 रुपये ओके। मिलते हैं। और उसकी टाइमिंग होती है तब तक जब तक दूल्हा दुल्हन की वो जो खाने की टेबल हाँ लगती है जी ना हाँ जी, जयमाल की, हाँ तब तक उसको वहां बैठना होता है, जो कि रात के करीब 2-2:30 बजे तक होता एग्जैक्टली, है। यस। और ये लेडी दिन में या तो वो किसी के घर में काम करती होती है या वो किसी स्कूल में नौकरी कर रही होती है, राइट राइट राइट। और वो हर रात 200 रुपये कमा रही है। हम्म। ये उसकी एक एडिशनल इनकम है। यस। इंडियन वेडिंग्स बहुत सारे घरों में पैसा लेकर के आती हैं, मतलब हर एक सेक्टर जो है वो वेडिंग से जुड़ा हुआ है। मैं अभी रिसेंट की एक बात बताऊं, मैं घर आ रही थी और अभी ये मार्च चल रहा है तो आप भी समझ रहे हैं अभी सीजन ऑफ हो रहा है या वेडिंग्स का। राइट राइट। और जो मेरा कैब वाला था वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और बहुत परेशान था। कहता क्या कि भाई सहालक ख़त्म होने वाले, अब तो कमाई का टाइम ख़त्म होने वाला है। और मैं ना मतलब अभी सीज़न में ना नवंबर से लगभग जो है हर महीने 2 से 2.25 हज़ार रुपए ना मैं हर महीने एक्स्ट्रा कमा लेता था। अपनी भाषा में बात कर रहा था कि मैं 2-2.5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाता था, नवंबर से सहालक चल रहे थे और अब तो मेरी ये 2-2.5 हज़ार रुपए की कमाई गई। सोचिए वो गाड़ी वाला, उसका भी बिजनेस इफेक्ट कर रहा है वेडिंग्स से। वेडिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई वुड से मजा आ रहा है मेरे को बात करके ना। क्योंकि एक होता है ना कि एक माइंडसेट मेरा है, बट यू एज आई ऑलरेडी न्यू इट, बट लाइक काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन वी आर बिल्डिंग ओवर हियर, क्योंकि क्वाइट पता है जब अमेजिंग। वेडिंग्स की बात करते हैं, वेडिंग इंडस्ट्री की बात करते हो तो सीधे बात आती है अच्छा वो डेकोर वाले, कपड़े वाले, लहंगे वाले, चांदनी चौक, यस यस ज्वेलरी। यस 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 यस। लेकिन उसके अलावा भी ये बहुत सारी सेक्टर्स हैं जहां लोगों का ध्यान ही नहीं जाता और इन लोगों के घर में पैसा आता है। व्हाट अबाउट डाउरी? अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं उसको, दहेज, तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपने देखा कि आज भी इंडिया के अंदर, आई मीन इज इट ओके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डावरी कौन कहेगा ओके? कौन नहीं, कहेगा आई मीन ओके? फिर और भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइक लोग एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरे लोगों को पता है कि यार दहेज देना है, और दूसरी तरफ लड़के जो होते हैं उनको है कि वही लेना है, और पूरे चौड़ में चलती है ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर आज भी। मस्त चौड़ में। और इवन बोली लगाई जाती है कई जगह, तो ऐसा भी है कि क्या कहते हैं भाई, रिश्ता लड़की देखने से पहले कितना पैसा आ रहा है ये देखा जाता है, उसके बाद फिर रिश्ता, हाँ ठीक है, अच्छा 2.5 करोड़ दे रहा है, अच्छा ये 4 करोड़ दे रहा है, ठीक है इस वाले रिश्ते को दिखाओ। ऐसे करके भी आजकल क्या कहते हैं रिश्ते देखे जाते हैं। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बनिया फैमिली के अंदर ही हैं ऑफ कोर्स, तो उनके यहाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, तो इस तरीके से वो मतलब चूज हो रहे थे, और उसके ये बाद है, अरेंज मैरिज हुई है प्रॉपर, वही बढ़िया से सब सिनेरियो हुआ है। ये है। तो कभी आपने ऐसी कोई फाइट देखी है शादी के अंदर, जैसे मूवीज के अंदर दिखाया जाता था डाउरी को लेके? बहुत सारी, बहुत सीरियसली? बहुत 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 गंदी वाली, और सब कुछ देखा है। मैन, तो उस मतलब कितनी बार हुआ है कि मैंने मेरे आंसू रोके हैं कि
मत करो, मत करो, वो अपनी बेटी दे रहा है, मतलब हम्म अपनी औलाद किसी को दे देना ना, हम्म हम्म छोटी चीज़ नहीं है। हम्म हम्म वो अपनी औलाद दे रहा है, हम्म अभी उससे और क्या चाहिए? सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया की, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग मैरिजेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि डाइवोर्स रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, और इंडिया में ये देखा गया है कि 50-60% रेशियो बढ़ गया है डाइवोर्सेस का इस ड्यूरेशन के अंदर, लाइक आई वुड से लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर। तो ये सब आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई है आजकल की डेट के अंदर? सौरभ, डाइवोर्स रिलेटेड कंटेंट से तो मैं अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। हम्म लेकिन ये मुझे भी लगता है कि पिछले कुछ सालों में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम्म और मुझे ऐसा लगता है कि इसके मतलब ये सही भी है और गलत भी है। ओके सही इसलिए है कि किसी रिलेशनशिप में आप घुट-घुट के मर रहे हो, उससे बेटर है आप बाहर निकल जाओ। तो आई फील कि ना आप खुद को टॉर्चर करो, ना सामने वाले को करो। क्योंकि एक खराब रिलेशनशिप में सिर्फ औरत नहीं परेशान होती, आदमी राइट भी परेशान होता है। राइट तो बेटर है कि आप उससे निकल जाओ, और अभी औरतें निकल जाती हैं तो विच इज़ गुड। मगर अब मुझे ये भी लगता है कि अभी बहुत जल्दी डिसीज़न लेने लग गए। राइट टाइम नहीं देते। मतलब एक झगड़ा हुआ, बस उसके बाद घर छोड़ के गए। और यस 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 मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले 3-4 सालों में कि जब तक मेरी एल्बम बन के जाती है, पता चलता है कि सामने से कहते हैं क्यों ही भेज रही हैं आप एल्बम, यहाँ तो डिवोर्स हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा अभी हो गया है। राइट। आई मीन कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं कि आज शादी हुई है, 2 दिन बाद पार्टनर्स अलग हो गए हैं, ऐसा भी सिनेरियो हो रहा है। आई मीन शादी ही क्यों कर रहे हैं फिर वो? हमारे साथ तो कुछ इससे भी ज़्यादा हुआ था। मतलब हमारी टीम एक शूट करी थी, और उस रात हमारे पास कई वेडिंग्स थे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक प्रोजेक्ट पे ज़रूर जाऊँ। हम्म भले मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ, और लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। राइट लेकिन उस दिन ना उस एक वेडिंग पे मैं नहीं पहुँच पाई। ओके और टीम शूट कर रही थी, मेरी बेस्ट टीम थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, और क्लाइंट भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब ओके मैं बुकिंग के टाइम पे मैं उनसे मिल करके आई थी। और हमारी बुकिंग ब्राइट साइड से होती, तो ग्रूम साइड के लोगों से मैं अवेयर नहीं थी। ओके और रात को 2:30 बजे पूरी टीम मेरे ऑफिस में वापस। और मेरा पूरा मेंटल स्टेट हिल गया। मैंने कहा ये क्या हुआ है कि रात को 2:30 बजे आप वापस आ गए, कैसे वापस आ गए? जबकि मुझे ना मेरी टीम को इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते, मेरी टीम बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ कंप्लीट करती है, कि 2:30 बजे कैसे आ गए? कौन सी शादी थी जो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई? तब उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमें 1 से 1.5 घंटे तो हमें एक रूम में बिठाए रखा। फिर ओके उसके बाद हमसे बोला गया कि आप जाओ। हमने उनसे जब ये बोला कि सर विदाई का शूट नहीं हुआ है, और शादी भी पूरी फेरे नहीं हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, और हम शुभ्रा से बात कर लेंगे, और शुभ्रा का हम पेमेंट पूरा देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन प्लीज अभी तुम लोग जाओ। और लिटरली ऐसे वो कहते ना पुश कर दें कि आप जाओ बस, उनको भेज दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। अगले दिन मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, क्योंकि ये मेरा एक तरीका है काम करने का, कि अगर मेरी बुकिंग ब्राइट साइड से है तो मैं नेक्स्ट डे तुरंत पेमेंट दे दो, या ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने 1-2 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, और वहाँ से मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। ओके और कोई फ़ोन मेरा नहीं उठाया, बहुत दिन तक नहीं फ़ोन उठाया। फिर उसके बाद जिसने मुझे वो प्रोजेक्ट दिलवाया था, मैंने उससे बात करी। ओके फिर बहुत मुश्किल से मैं उस फैमिली तक मैं रीच कर पाई। देन आई गॉट टू नो कि शादी के दौरान उन दोनों की लड़ाई हुई थी, कपल की लड़ाई। और ब्राइड ने बीच शादी में कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, और वो शादी नहीं। आई मीन मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि शादी को शायद मजाक बना लिया है आजकल की जनरेशन ने, बिकॉज पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी लड़ाई हो जाए, लाइक हाँ ऑफ कोर्स इट वाज नॉट राइट, बट पहले के जो लोग होते थे वो थोड़ा बहुत हाथ भी उठाते थे एक दूसरे के ऊपर, लाइक आई मीन जनरली मेंस यूज्ड टू डू इट, लेकिन फिर भी विमेंस उस चीज़ को भी संभाल लेती थी, एंड उस चीज़ को भी लाइक वो आगे लेके जाती थी, एंड दे लिव विद ईच अदर, बट वो डाइवोर्स तक नहीं आती थी चीज़ें। लेकिन आज की डेट में अभी एक छोटा सा मैं एक पोस्ट देख रहा था, तो उसमें ऐसा था कि एक बंदा है, उसने प्रॉमिस करा था अपनी वाइफ को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाने के लिए ऑन हनीमून, बट वो उसकी जगह गोवा लेके गया, तो वाइफ ने डिवोर्स ले लिया। आई मीन ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर डाइवोर्स होने लगा है कि
और ये इंसिडेंट से मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन मैं वाकिफ होती हूँ। तो इसमें यार एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, देखो शादी हम कोई भी करता है तो वो सेटल डाउन होने के लिए करता है। तो अगर ऐसे ही कल्चर चलता रहा तो फिर आई डोंट थिंक एक टाइम, वो टाइम बहुत पास में ही है जब नोबडी विल गोना केयर अबाउट कि शादी वादी करनी है, कुछ करना है। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, बच्चे कर लेते हैं। आगे आने वाले टाइम में मेरे को नहीं लग रहा लोग शादी भी करने वाले हैं जैसे वेस्ट में होता है। देखो, इंडिपेंडेंट बनाना दोनों को बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ के का एक नेगेटिव पहलू भी है कि दोनों की एक दूसरे पे ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। यस। जब मेरे यहाँ पे कोई निर्भरता नहीं है ना, तो मैं झुकूंगी नहीं, और मैं नहीं झुकूंगी ये एटीट्यूड किसी भी रिश्ते को नहीं चलाता है। राइट। जब हम लाइफ पार्टनर्स होते हैं ना, जीवन साथी, तो बहुत बार होता है कि हमारी गलती नहीं और हम सॉरी बोलते हैं, और इसमें किसी भी तरीके का कोई इंसल्ट नहीं है। राइट। बहुत बार होता है कि सामने वाले की गलती है, पर उस गलती को नजरअंदाज कर देना, और ये चीज दोनों की तरफ से होती है। कोई भी रिश्ता तब चलता है, और ये चीज अभी थोड़ा थोड़ा खत्म हो रही है। उसके कई रीजन है। बहुत बार होता है कि जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी माँ को इतना टॉर्चर होते हुए देखा है ना, कि उनके दिमाग में एक ये चीज है, मैं ये मेरे साथ नहीं होने दूंगी। तो जैसे ही उसके हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, उसका सारा फेमिनिज्म फट के बाहर आ जाएगा। राइट। यस। कि तुमने मुझसे कैसे कह दिया कि चाय बना दो, तुम खुद क्यों नहीं गए चाय बनाने? क्योंकि वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ भरा हुआ है कि उसकी माँ ने कैसे कैसे झेला हुआ है। ये भी एक कारण है। आई मीन उसके बाद भी सी डाइवोर्स के अंदर एक और चीज़ मैंने देखी कि आजकल एक थोड़ा ट्रेंड बन गया है। लाइक आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट ऑन अ फीमेल पार्ट, लाइक यू नो आफ्टर गेटिंग मैरिड, एल्यूमिनी के लिए डाइवोर्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कि भाई डाइवोर्स करा, एल्यूमिनी ली, और उसके बाद अपनी दूसरी लाइफ में विद इन अ वीक और सो लाइक नो दे वेंट इनटू देयर डिफरेंट लाइव्स। देखो, मुझे ना बहुत ज्यादा कानून की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है, क्योंकि पीछे इतना सारा टॉर्चर हो चुका है ना औरतों को, कि जो कानून है वो बहुत ज्यादा औरतों के फेवर में है। चीजें अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बदल रही हैं, कि अगर एक लेडी किसी आदमी, कोई लड़की किसी आदमी पे रेप का केस करती है, तो ये बाद में प्रूव होगा कि उसने रेप किया या नहीं किया। उसकी जिंदगी की लंका लग गई उस लड़के की। सेम यही है शादी में। अगर वो डिवोर्स का वो डावरी और ये सारा कर देती है, तो ये चीजें तो बाद में प्रूव होंगी क्या किया, लेकिन उस लड़के की लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ खराब हो चुकी है। जिसमें मतलब पीछे ये कानून बनाए गए थे औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी औरतें हैं जो इसको मिसयूज कर रही हैं। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं वो चीज़ एक फेक फेमिनिज्म के अंदर भी आ गई है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि देयर लॉट ऑफ फीमेल्स, जो कि ये फेमिनिज्म जो वर्ड हो रहा है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है आज की डेट में। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम आर यूजिंग इट इन अ राइट मैनर, कि भाई जहाँ पर सही में लड़कियों को प्रताड़ित करा जा रहा है, बट देयर आर मैनी ऑफ द केसेस जहाँ पर लड़कियाँ उस चीज़ को बस यूज़ कर रही हैं कि बीइंग अ वुमेन दे आर यूजिंग दैट पावर टू लाइक यू नो ह्यूमिलेट मेंस को। तो ये फेक फेमिनिज्म की क्या स्टोरी है? मतलब क्या एजुकेशन देना जो था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, लेकिन पढ़ लिख के बेटियां ये कर रही हैं। पढ़ लिख के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी को ये मत सिखाओ कि तुम्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है। अभी तो ये हो रहा है, मुझे तो आदमी की जरूरत ही नहीं है। और सेम ही आदमियों को भी, चलो अभी लड़का है वो खाना भी बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, और हर चीज के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको किसी तरीके से बीवी की जरूरत नहीं है। तो उसको क्यों शादी करनी है? क्यों शादी में सेक्रीफाइस, कोई कॉम्प्रोमाइज करना है? तो जब ये चीजें आने लगती है ना, कि ये दो पहलू हैं, ये एक दोनों स्ट्रॉन्ग इसलिए बनते हैं कि जरूरत पड़ने पे एक दूसरे का सहारा बन सके, ना कि एक दूसरे को ओवर पावर करें। तो अपनी जो क्षमता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। अच्छा, एक हमने मूवी अभी रिसेंटली आई है, मिसेस, राइट? आई डोंट नो आपने वो देखी है नहीं देखी है? मैंने देखी, बट उसमें सिनेरियो बहुत अलग से दिखाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, कि लाइक यू नो आई मीन जो उसमें कास्ट के अंदर हैं उनको उनका सोचने का तरीका एकदम ही अलग है। मतलब काम करना है, ये करना है, सब कुछ कर रही हैं। तो उसमें थोड़ा फेमिनिज्म भी दिखाया गया है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट स्टोरी थोड़ी सी अलग लगी मेरे को। जो और
थोड़ी रिलेटेबल भी लगी. व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? देखो, बीइंग अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट, मैं ये कहूँगी कि किस कभी मतलब जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो एक सर्टेन पहलू दिखाया जाता है. 360 डिग्री पहलू किसी भी चीज़ का दिखा पाना नहीं पॉसिबल होता है, राइट. और हर एक सिक्के के दो पहलू हैं. तो एज ए फिल्म वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है. बाकी अगर उसमें टिपिकल फेमिनिज्म की बात करी जाए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि ऐसे तो बहुत सारे घरों में होता है, जो कि होता भी है. बिल्कुल बिल्कुल. बस मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर इतना टिपिकल वो देख रहे हो तो बहुत सारे जो वो लेडी है, जो एक्टर है, फीमेल एक्टर, उसको बहुत सारे एडवांटेजेस भी तो थे ना, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है. अगर टिपिकल फेमिनिज्म की बात करेंगे सिर्फ इस फिल्म में और इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो देखो, अगर वो कोई ट्विस्ट नहीं देगा तो फिल्म नहीं चलेगी. तो जो राइटर है उसको थोड़ा तो वो कुछ करना ही पड़ेगा. इसलिए एज ए फिल्म मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट एक नॉर्मल अगर मैं ये बात करूँ कि किसी के घर में हो रहा है, तो इसमें एक एंगल ये भी है कि उसका वो किचन का वो पाइप खराब होता है, और वो रोज अपने पति से कहती है पाइप ठीक करा दो, पाइप ठीक करा दो, और वो पाइप नहीं ठीक करा रहा है. देखो, हमें जब पढ़ाया लिखाया जाता है ना, बीइंग अ गर्ल, तो हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि ये पैसे कमाओ जाके, हम घर अपना अच्छे से चला लें इसलिए भी पढ़ाते हैं. आप फोन कर सकती हो अपनी माँ को किसी काम के लिए, आप किसी अभी अर्बन क्लैप और गूगल पे सर्च करके किसी प्लम्बर वाले को फोन नहीं कर सकती थी, तो कर सकते हैं ना. अगर उस फिल्म को आप ध्यान से देखो, वो लेडी 1.5 महीने में वो फैमिली छोड़ के चली जाती है. शादी क्या अब इतनी हल्की चीज हो गई है कि जिस रिश्ते को आप सिर्फ 1.5 महीने में डिसाइड कर लोगे. मैं थोड़ा कह दूं, मैं पुराने ख्यालों की हूँ, शायद मैं हूँ, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये एक्सेप्ट करने में. शादी बहुत बड़ी चीज है. मतलब हिंदू धर्म में तो डिवोर्स नाम का तो कोई टर्म ही नहीं है. एग्जैक्टली. शादी हो गई तो हो गई. हमारे यहाँ तो 7 जन्म का रिश्ता कहते हैं. आप उसको 1.5 महीने में डिसाइड करोगे. मैं ये नहीं कहती कि आप उस रिश्ते में मर जाओ. आप आप नहीं रह पा रहे हो, आप बाहर निकलो, बिल्कुल भी अपने आप को टॉर्चर नहीं करो, लेकिन सिर्फ 1.5 महीना, मतलब ये मेरी समझ से परे है. कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि विमेंस के अंदर, लाइक ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट येस दे आर सर्टेन वुमेन्स कि अगर वो घर पे काम कर रही हैं तो दे हैव अ फीलिंग लाइक मैं नौकरानी हूँ क्या. तो दे हैव दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड जस्ट फॉर द उस काम के लिए, जो कि शायद बरसों से मेरी मम्मी हो गई, मतलब लाइक जो भी अगर मैं बात करूँ तो सब लोग वैसे ही हम लोग देखा है हमारे कल्चर के अंदर, हमने अपने पूरे चीज़ों के अंदर. बट आज की डेट में वो सिनेरियो एकदम बदल गया है कि घर के काम करना इज़ लाइक कि वो नौकर वाले काम हुए, बट बाहर जाना और बाहर जाके ऑफिस के जॉब करना इज़ लाइक कि हाँ दैट इज़ समथिंग विच इज़ सेटिस्फाइंग द लाइफ. तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा एब्रप्ट कर रहा है हमारे लाइफस्टाइल को. यू बीइंग अ विमेन, तो ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए कि देखो घर के काम भी इम्पोर्टेंट है, बाहर जाके पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है. ऑफकोर्स यही सिखाया गया है कि अगर जो भी होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे की या घर को आगे बढ़ाने की, चलाने की, दैट इज जनरली ये मेंस की होती है. ये जो सिखाया गया है मेंस को, मी बीइंग अ बॉय, हमें स्टार्टिंग से बताया गया कि भाई आपको घर बनाना होगा, चलाना होगा, सबको संभालना होगा, ठीक है. विमेंस को समझाया जाता है जनरली कि आपको घर को अच्छे से रखना होगा, अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा, सब लोगों की इज्जत बना के रखनी होगी, और मे बी लाइक बेबीज करने होंगे, और बच्चों को आगे अच्छी परवरिश देनी होगी. ये सारी चीज़ें हमको ऐसा संस्कार में दिखाई गई हैं. लेकिन ऑन अ कॉन्ट्ररी आज की डेट में अगर बात करूं तो विमेंस, उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है. उनको जॉब करनी है, ठीक है, अब जो घर पे बेबी है या फिर जो भी बाकी के सारे काम हैं, अगर उनको वो करने पड़ जाते तो वो उनसे चिढ़ जाती हैं फिर. तो ये कहाँ तक आपको लगता है सही है या नहीं है एज पर यू? देखो, जॉब करना ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कि अगर आपके घर में कोई बीमार फैमिली मेम्बर है या बच्चा है छोटा, आप उसको छोड़ के जाके जॉब कर रहे हो, मुझे ये उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में समझ में नहीं आता. आप यही काम 2 साल 3 साल के बाद कर लो. ये हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए. और रही बात कि औरतें समझती हैं कि अगर वो घर में काम कर रही हैं तो उनका ओहदा छोटा हो गया. इसके जिम्मेदार हम सब हैं. किसी भी बच्चे से पूछो ना कि बड़े होके क्या बनोगे, वो सब बोलेंगे हम अपने पापा जैसे बनेंगे. कोई बोलेगा अपनी मम्मी जैसे बनेंगे, कोई नहीं बोलेगा. एक आपने फिल्म देखी थी
का एंड की या की एंड का करके, उसमें एक डायलॉग है और वो बहुत सही बात है। उसमें लास्ट में करीना कपूर की माँ कहती है कि अ, अभी मुझे एग्जैक्ट वो सेंटेंस नहीं याद है, बट उसका जो क्रक्स है वो ये है कि वो ये कहती है कि जो फाइट है वो इसकी नहीं है कि लड़का या लड़की, फाइट इसकी है कि कमाता कौन है, सिर्फ इसकी फाइट है। ये हमने बनाया है कि जो कमाता है वो सुपीरियर है और जो नहीं कमाता है वो सुपीरियर नहीं है। तो ये माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। बट वो वाली चीज़ है कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं वो अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है इस आज की अगर मैं बात करूँ तो। मुझे ये लगता है कि एक भेड़ चाल में मत चलो। आप ये देखो कि आपके लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है, उस इंसान के लिए क्या सही है जिससे आपने शादी की है। आप लड़का हो या लड़की, दोनों को ये सोचना चाहिए आपके माँ बाप के लिए क्या सही है। अगर लड़की कुछ काम करना चाहती है और घर के सिचुएशंस ऐसे नहीं है कि वो 8 घंटे जॉब करे, वो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम करने के, वो कुछ अपने घर से काम कर सकती है। वो कोई छोटा पार्ट टाइम जॉब 2 घंटे 3 घंटे का कर सकती है। और बहुत सारी फैमिलीज हैं जब उनका बेटा काम करने जाता है तो फैमिली सपोर्ट करती है। आप अपनी बहू को भी तो सपोर्ट करो ना, वो जॉब करने जा रही है, बच्चा आप संभाल लो। राइट राइट राइट। अभी वो काम करेगी, घर में एडिशनल इनकम आएगी। एडिशनल इनकम का मतलब है एडिशनल कंफर्ट। आप हर काम खुद मत करो, आप नौकर रख लो, नौकर को देखना है ना। अगर आप रास्ता ढूंढोगे तो हर चीज का रास्ता है, अगर आप नहीं ढूंढोगे तो किसी चीज का रास्ता नहीं है। आजकल फैमिलीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगेन सी आई कैन अंडरस्टैंड कि सास बहू का झगड़ा हमेशा से रहा है, ठीक है, बट आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। जिसमें क्या रहा है कि क्या कहते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है कि बॉयज़ या फिर जो भी कपल होता है वो अपनी फैमिली से अलग होके रहने लग जाता है। एंड इसी बात पे जो नॉर्मल फैमिली है, जो भी मतलब पेरेंट्स की फैमिली है, वो और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं अपने बेटे से। कुछ के लोग होते हैं दे अंडरस्टैंड, कुछ के एकदम ही नहीं समझते चीज़ों को। अब वो एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं हमारे, मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। वो नहीं समझेंगे, उन्हें नहीं समझना चाहिए। वो ठीक है भाई, अब उनकी एक उम्र हो गई है, उन्होंने 40 साल 50 साल एक सर्टेन तरीका देखा है। मैंने अभी क्या बोला कि हम लोग ना ट्रांजिशन वाली जिंदगी में, अब बहुएं ऐसी होती हैं जैसी बेटियां भी नहीं होती थी। तो एक फ्रेम ऑफ माइंड है, एक इमेज है सबकी कि बहू मतलब ऐसी, बहू मतलब 7 बजे उठती है, 6 बजे उठती है, क्योंकि वो अपने जमाने में 5 बजे उठती थी। अभी बहू अगर 10 बजे उठती है तो वो खलता है, और जबकि उनको भी पता है वो 7 बजे उठ के करने क्या लगे, काम तो सारे नौकर को करना है, बट क्योंकि तुम बहू हो तुम्हें 7 बजे उठना है। तो पता है क्या, एडजस्टमेंट दोनों का करना पड़ेगा। तुम 7 बजे मत उठो, पर तुम 8:30 बजे उठना शुरू कर दो। जब तक बैलेंस बनेगा ना रिलेशनशिप, तभी बनेगी, वो कोई भी रिलेशनशिप हो। विमेंस की अगर मैं बात करूं एज अ होल, तो एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि विमेंस अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखती है, ठीक है। आई मीन आप जिम में चले जाओ, 80% आपको, आई वुड से 90% आपको लड़के दिखेंगे वहाँ पर, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में आप ले लो, विमेंस नहीं दिखेंगे आपको। तो कैसे विमेंस भाई, आप आई मीन सी आगे उनकी लाइफ और टफ होती है। मैं अगर बात करूं स्ट्रेस हैंडलिंग की, या फिर क्या कहते हैं बेबी होता है, बेबी हैंडल करना होता है, डिलीवरी देनी होती है, सब कुछ सारी चीज़ें होती है। डिस्पाइट ऑफ दैट दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। क्यों ऐसा? इस चीज़ में तो मैं ये बोलूँगी कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। चीज़ें अगर पहले की औरतों को देखो तो ये वो लोग तो इतना भी नहीं ध्यान रखते थे। अभी तो हम लोग बहुत अवेयर हैं। अभी हमारे पास बहुत सोर्सेज हैं जिनमें अभी फिर भी औरतें आने लगी हैं। 20 साल पहले तो ये भी नहीं आती थी ना, 10 साल पहले तो इतनी भी नहीं दिखती थी। अभी तो ये चीज़ तो अभी ये पॉजिटिव जा रही है। हेल्थ के अंदर अगर जैसे हम लोग बात करें कि विमेंस की अगर मैं बात करूं, तो दे हैव अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जहां पर वो फुल फ्लेज नहीं रह पाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मेंस्ट्रुएशन टाइम, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ज़माने ने, अगर मैं बात करूं, तो बहुत अलग तरीके से देखता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप किचन में जाके खाना नहीं बना सकते, पूजा नहीं कर सकते, ऑल सॉर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उससे विमेंस को ऑफ कोर्स अच्छा तो फील नहीं होता होगा, बट उस चीज़ को कैसे समझाया जाए, या व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग एज पर यू बीइंग अ वुमेन? अभी ये चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, बहुत ब्रेक हो रही हैं। अभी
कामाख्या देवी, उनके बारे में बहुत बात या हो रही है। राइट यस और अभी ये चीज़ें बहुत फैमिलीज में भी ब्रेक हुई हैं। तो ये चीज़ें अभी मतलब ये तो मुझे लगता है कि भी मतलब जो हमारी सोसाइटी जा रही है वो पॉजिटिव वे में जा रही है। ओके यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर अगर आपको लगता है कि एक रात में चमत्कार होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये सदियों से एक सोच बनी हुई है औरतों के लिए, वो एक रात में नहीं बदलेगी, इट विल टेक सम टाइम। तो आप क्या लगता है ये सोच ऐसी बनाई क्यों गई? आई मीन क्या पॉइंट था इसके पीछे? एनी आइडिया? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि आध्यात्मिक रूप से भी कुछ कुछ बातें कही जाती हैं। मैं देखो मैं खुद भी कंफ्यूज्ड वाले मोड में हूँ। ओके ये मुझे लगता है मेरी जनरेशन में सबका ही होगा, क्योंकि पीछे से तो हमने आज तक यही हुआ कि अच्छा 3 दिन पूजा मत करो, हाँ एग्जैक्टली ये हम सबके साथ हुआ। राइट फिर सडनली अभी कहा जाता है कि तुम कामाख्या देवी की पूजा करो और हम सबको एक ही भगवान ने बनाया और तुम मंदिर जाओ। तो वो सडन चेंज हमारे लिए भी है। मेरी उम्र की बहुत सारी लड़कियां इस चीज को अभी अडेप्ट कर रही हैं कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना। बट फिजिकली बहुत सारे लोगों के लिए वो टाइम बहुत मुश्किल होता है। यस 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 तो ये उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट का टाइम होता है कि चलिए ठीक है, आप काम मत करिए, आप खाना मत बनाइए। जिस टाइम पे पहले खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, अभी की तरह इजी नहीं था। राइट 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 तो आई मीन वो जो टाइम होता है लाइक अगेन फॉर अ वर्किंग वुमन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोर्स आपको सॉरी टू से बट हर महीने छुट्टियां तो नहीं मिलेंगी 3 ठीक है तो फिर एज अ विमेन हाउ दे शुड मैनेज दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे नीड टू एक्सेप्ट इट। आप फाइट उससे करोगे ना जिससे आप जीतने के चांसेस हैं। अब अपनी बॉडी से थोड़ी जीत लोगे। वी नीड एब्सोल्युटली टू एक्सेप्ट इट। हमें अकॉर्डिंगली हमें हमारी चीज़ें करनी होती हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनिए, अपना वर्क शेड्यूल थोड़ा सा इस तरह से रखिए कि चीज़ें थोड़ी सी कंफर्टेबल हो। हमें पता होता है कि हमारे मूड स्विंग्स होंगे, हाँ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बच निकलो। अच्छा इसी चीज़ से आई मीन एक बात याद आई कि मेंस ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को ड्रामा पसंद है इज इट ट्रू मैंने ऐसे ऐसे ड्रामेबाज लड़के देखे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। बोला जाता है ना लड़कियां बहुत प्रपंची होती हैं, बहुत गॉसिपी होती हैं। Yes. लड़के अरे हदें क्रॉस करी हैं, लड़कियों को फेल। ग्रेट ग्रेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर यू एक सेंटेंस कहते हैं अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ। जब हम ये समझने लगते हैं ना कि हम ही सब कुछ हैं, वहाँ सारी स्पिरिचुअलिटी खत्म है। और मुझे ये पता है कि कोई है जिसने मुझे बनाया है। ओके मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की सिर्फ इतनी डेफिनेशन है। एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मैनिफेस्टेशन कि आप मैनिफेस्ट करो और वो चीज़ लाइफ में आ जाएगी तो लोगों ने अब काम धंधा छोड़ के सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया है तो व्हाट डू यू थिंक इज इट राइट देखो मैनिफेस्टेशन हमेशा से रहा है, सिर्फ अब उसकी पैकेजिंग बहुत ही फैंसी तरीके से कर दी गई है। अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले उसको चाहना पड़ेगा ना। यस बिना चाहे, बिना उस चीज के लिए एफर्ट किए वो चीज कैसे मिलेगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपकी स्टोरी में वो BMW देखी थी आपकी गाड़ी, तो उसके लिए कुछ तो मेहनत करी होगी ना, कुछ रातें जागे भी होगे एब्सोल्युटली और कुछ काम करना शुरू भी किया होगा, तभी तो मिला ना। True. सिर्फ BMW की फोटो बेड के सामने लगाने से तो नहीं आती है ना। एब्सोल्युटली ऑल्दो मैंने आई मीन प्रॉपर नोट्स बनाए थे एंड नोट्स के अंदर वो होता है ना कि गोल्स व्हिच आई वांट टू अचीव इन एन ईयर, उसमें वो लिखा था। एंड मेरे साथ ऐसा है कि मैं रोज़ सुबह उठ के अपने वो जो गोल्स हैं वो रोज़ देखता हूँ कि अच्छा मेरे को ये अचीव करना है। तो अगेन दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं इतने सालों के अंदर मैंने कभी उसको लिखा नहीं कि मेरे को BMW चाहिए 1 साल के अंदर, इसलिए वो कभी आई भी नहीं। ऑफ कोर्स मेहनत वगैरह सब कुछ रही, बट हाँ आजकल के लोग थोड़े से ज़्यादा यू सेड इट राइट कि फैंसी हो गए हैं और वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके लिए कुछ और प्रायोरिटी रही होगी, BMW नहीं रही होगी, इसलिए नहीं आई। उसके अलावा एक चीज़ और भी है दैट इज़ मेडिटेशन। एक होता है पूजा करना, एक होता है मेडिटेशन करना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। आपने कभी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करा है मेडिटेशन करने का? नहीं, ओके मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ और मैं ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिली हूँ जो मेडिटेशन करता हो। ऑल्दो मैं
इसको फेवर करती हूँ कि ये करना चाहिए, और मुझे लगता है आज के टाइम पे तो बहुत करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कभी आप खुद भी, हम लोग भी होता है ना, 10 मिनट खा लिए तो कुछ नहीं तो ऐसे ही फ़ोन निकाल के स्क्रॉल करने लगते हैं। हम अपने दिमाग को कभी रिलैक्स करते ही नहीं हैं। True. करना चाहिए बट मैं नहीं करती हूँ। क्यों ऐसा? कभी कॉलिंग्स नहीं आई या फिर आप प्रोसेस नहीं पता कैसे? शायद बहुत सारी चीज़ें, या माइट भी सुबह उठते हैं फिर इतनी चीज़ें एक साथ शुरू हो जाती है ना कि कभी वैसे मैं करता हूँ मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक है। थोड़ा सा काम के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंस यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर, यू आपने काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस गैजेट्स की आपको नॉलेज रही है इन रिलेशन विद कैमरा हो गया और ड्रोन्स हो गए। तो आपका फेवरेट डिवाइस कौन सा रहा है अभी तक इन टर्म्स ऑफ कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो? ऐसे तो कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा और सारे हार्ड अर्न मनी से आपने लिए इसलिए हाँ, बट हाँ, मुझे थोड़ा मतलब वीडियो मेरा थोड़ा ज़्यादा रुझान है। तो मुझे अभी जो सोनी के नए कैमराज आ रहे हैं, मतलब आई एम लविंग देम, ओके क्योंकि उनमें स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो यस, दे आर। ग्रेट। एंड आपके पास ड्रोन भी है, जी। राइट? मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब मैंने आपको पहली बार उसको फ्लाई करते हुए देखा था बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ ड्रोन, बट मैंने उसको शायद 2 बार निकाला है उसके बॉक्स में से ड्रोन्स का आजकल की वेडिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, राइट? तो क्या ये सिर्फ एक फैंसी चीज़ है या फिर इससे अच्छे शॉट्स भी आते हैं? दोनों चीज़ें, ओके। दोनों चीज़ें। देखो अच्छे शॉट्स भी आते हैं, क्योंकि जो एरियल व्यू होता है वो पूरी जो वेडिंग फिल्म बनती है उसका पूरा लुक चेंज कर देता है। ओके। वो कहते हैं ना कि आपने खूबसूरत सा केक बनाया फिर उसको अच्छे से सजा दो, तो वो जो सजावट होती है वो ड्रोन के शॉट से होती है। ओके। तो एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये भी है कि हाँ, फैंसी है, मतलब हमसे ना प्रॉपर कहा जाता है कि ये हम आपको बता देंगे, हमारे ये रिश्तेदार हैं, उनके सर पे उड़ा देना। अच्छा कि उनको दिखाना होता है कि ओके। हमारी शादी में ड्रोन ड्रोन उड़ाता उड़ा था वाओ। तो आपने उड़ाना कैसे सीखा? लाइक वाज इट डिफिकल्ट, इजी था? अभी पता है, अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत इजी हो गई है। जितना नया कैमरा, जो नया मॉडल आ रहा है वो पिछले मॉडल से और ज़्यादा इजी है, इजी होता है, राइट? तो डिफिकल्ट तो नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आपने ड्रोन उड़ाते हुए क्रैश करा हो कहीं पे, हुआ हो बाय बहुत चांस? बहुत सारे कांड किए, बहुत सारे कांड किए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर वेडिंग वेन्यू ड्रोन फ्रेंडली नहीं होता है। यस। अब क्योंकि सामने वाला हमारा क्लाइंट है तो हमें उसकी बात माननी, बहुत बार हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके वेन्यू पे ड्रोन नहीं चलेगा। बहुत लोग समझ जाते हैं बहुत बार कि हमें मिडवे चलाना निकालना ही पड़ता है कि चलो एक दो शॉट ले लेंगे, हाँ हाँ हाँ, तो टकराता है, गिरता है, राइट बहुत राइट राइट कुछ राइट। होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियोग्राफी, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बात करूं कि आजकल के कुछ यूथ है वो आर एक्साइटेड अबाउट लाइक कैमरा को लेके, वीडियोग्राफी को लेके, फोटोग्राफी को लेके, आगे फ्यूचर भी इसी चीज़ का है। अब अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट भी चल रहा है, फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इफ़ सपोज़ कोई नया व्यूअर है ऐसा जो कि देख रहा है हमारे पॉडकास्ट को, जो कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में आना चाहता है या वेडिंग फोटोग्राफी में जाना चाहता है, व्हाट आर योर टिप्स फॉर हिम और हर? क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए उनको करियर अपना? अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप ये समझो कि जो आपका फाइनल आउटकम जो आप डिलीवर करने वाले हो, फोटोज़ और वीडियोस, वो 50-50 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 50% आपकी आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी, और बाकी का 50% जो आपके क्लाइंट हैं उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन। और ये एक्सपेक्टेशन सबकी अलग अलग होती है। शादी सबकी एक ही तरह की होती है, रिश्तेदार भी सबके एक ही तरह के होते हैं, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग होती है। बहुत बार होता है कि वो आपको सामने से बता देंगे, कभी कभी आपको होता है कि यू नीड टू रीड देयर माइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसी शादी हो रही है जिसमें आपको भी पता है कि दूल्हा दुल्हन ही वो फोटोज़ देखने वाले हैं, फैमिली वाले दे आर लीस्ट बॉदर्ड। कभी कभी आप समझ जाते हो फैमिली से बात करके, कपल से बात करके, कि एक्चुअली जो मम्मी पापा हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लोग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप डिलीवर करने वाले हो। तो अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब हमें पता होता है लव मैरिज है और बहुत चीज़ी से प्यारे से कपल होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं, तो ठीक है, जब हम पोज वोज बनवाते हैं, कभी हम बोल देते हैं ग्रूम को कि चलो ब्राइड को फोरहेड पे किस कर दो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो डेटा जा कहाँ रहा है। तो ये चीज़ें हम क्लियर करते हैं कि इस तरह के शॉट्स एक्चुअली होने चाहिए आपकी शादी में या नहीं होने चाहिए,
या अगर आप चाहते हो तो इसका हम एक अलग से फोल्डर बना के आपको दे दें कि आप भी खुश, मम्मी पापा भी खुश। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो शादी है ना हमारे देश में, ये शादी सिर्फ एक लड़का लड़की का वो सिस्टम नहीं है, ये 2 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और बीइंग अ गुड बिजनेस पर्सन आपको सबको खुश रखना आना चाहिए। अगेन वेडिंग फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ या वीडियोग्राफी की बात करूँ, इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। आई मीन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं। आई मीन कैमराज वगैरह सारा पूरा इक्विपमेंट्स लेके जाना, तुरंत चेंज करना, ये सारी चीज़ें करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहना पड़ता है। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ एक्टिव ड्यूरिंग ऑल दीज थिंग्स? अभी बहुत साल हुए, हम लोग बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत ट्रेंड हो चुके हैं। ओके। अभी हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हम लोकेशन पे पहुंचेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, हम बस सब कुछ फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें अभी हमने थोड़ा सा ये भी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि वेन्यू क्या है, टाइमिंग्स क्या है, हम सब कुछ पहले से पता कर लेते हैं ओके। कि किस तरीके से है। मतलब एक वो भी टाइम था जब ऐसा होता था कि हमें बोल दिया जाता था कि सुबह 7 बजे फोटोग्राफर को भेज देना और 2 घंटे की हल्दी है। फंक्शन शुरू होता था ठीक दोपहर में 2 बजे, जब एकदम तपती धूप होती थी। अब 7 बजे की जो सनलाइट है वो अलग है, राइट। उसके इक्विपमेंट्स अलग होंगे, और जो Right, दोपहर में 2 बजे का शूट होगा वहां पे जो लाइटिंग होगी वो अलग होगी। एग्जैक्टली। अभी टाइमिंग को लेके भी हम बहुत पर्टिकुलर हैं। हम वी अंडरस्टैंड कि ये वेडिंग इंडस्ट्री है और सब कुछ एकदम कट टू कट नहीं चल सकता, बट थोड़ा सा बफर टाइम रखते हैं और क्लाइंट से बहुत क्लियर टाइमिंग की बात करते हैं। ओके। और अभी क्लाइंट्स भी समझने लग गए इन चीज़ों को कि क्योंकि अभी सबको है कि अल्टीमेटली उन्हीं का काम तो खराब हो रहा है ना। एग्जैक्टली। तो अभी वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो वेन्यू कैसा है, ओपन है, कवर्ड है, मतलब अगर कवर्ड है तो किस तरह की छत है, क्योंकि उसका भी लाइट बाउंस बैक होती है। तो ये चीज़ें हमें, बहुत सारी चीज़ें पहले से हमें पता होती हैं। ओके। और बाकी अभी सीजन जब शुरू होता है, हम मेंटली हम बहुत एक्टिव मोड में होते हैं कि अभी Okay. सब करना है फटाफट। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक अभी फेमस रील चल रही थी नारायण मूर्ति की, वेयर इन ही सेज कि 70 hours in a week you have to complete it. What's your call on that? Like, is it right? देखिए, वो एक बिजनेस पर्सन है और उन्होंने जो ये बात कही थी वो एक बिजनेस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में कही थी, और लेकिन उसको लोगों ने एम्प्लॉयज के साथ जोड़ा और फिर कहा कि अगर 70 घंटे हम काम करेंगे तो हम अपनी फैमिली को कब टाइम देंगे। तो उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। और 70 घंटे अगर एक एम्प्लॉय भी काम कर रहा है तो उसका भी थोड़ा सा विजन अलग होना चाहिए कि अगर वो कुछ घंटे काम कर रहा है, कुछ घंटे वो आगे की फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए वो डिवोट कर रहा है, तो विच इज़ फाइन। और मतलब देखो, नारायण मूर्ति, या अगर मैं बीइंग अ फीमेल बिजनेस पर्सन, मैं सुधा मूर्ति की बात करूं, उन्होंने 70 तो क्या, मुझे लगता है 170 घंटे दिए होंगे, तब उन्होंने इतना अच्छा प्रोफेशनल लाइफ और अपने Right. बच्चों को इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है। True, 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 true. Very true, very तो true. अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। So, आपके साथ कभी ऐसे चैलेंजेस आए जिसमें आप मतलब घर को नहीं टाइम दे पा रहे हो और पूरा प्रोफेशन के अंदर ही सारी चीज़ें जा रही है, कैसे मैनेज करे आपने ये टाइम? मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरा काम ना बहुत डेस्टाइन्ड रहा है, ओके। कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि चीज़ें मैं कहाँ से इस प्रोफेशन में आ गई। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी शादी जब हुई थी, मेरी शादी का वो तीसरा फेरा था, तब मुझे समझ आया था जो फिल्मों में फेरे दिखाते हैं वो है। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रही, उनको हमेशा लगता था ये रिश्तेदारों की शादी में जाना वेस्टेज ऑफ टाइम है, ओके। तुम पढ़ाई करो। तो मैंने कभी शादी वादी कुछ अटेंड नहीं करी थी, तो मेरा थोड़ा सा ओके। वैसा था। और मैं फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट रही हूँ, तो जो करियर भी प्लान किया था वो अकॉर्डिंगली किया था, और मैं लक बाई चांस इधर आ गई वेडिंग फोटोग्राफी में। ओके। ये इंडस्ट्री कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, चीज़ें मतलब कुछ भी प्लान्ड नहीं है। और ये वेडिंग फोटोग्राफी का काम मैंने मेरी शादी के बाद शुरू किया है। इसके पहले मैं फोटोग्राफर थी, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफर नहीं थी। वेडिंग फोटोग्राफी मैंने शादी के बाद शुरू की। ऑफ कोर्स फैमिली का, इन लॉज का, हस्बैंड का, सबका सपोर्ट रहा और प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रहा है, तब ये चीज़ें हो पाई। और वही चीज़ें कि अगर आपके दिमाग में है ना तो आप कर लोगे। मतलब मुझे याद है, मैंने मेरा सिजेरियन हुआ था और कल मेरी डिलीवरी थी, मैंने आज भी काम किया था। मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 शहरों में शूट किया था, और ट्रेन से ट्रैवल करके जाना और पूरी रात शूट करना। और एक इवेंट प्लानर है लखनऊ में, तो उनके लिए हम बहुत काम करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि नवंबर के डेट्स हैं शुभ्रा। मैंने बोला मैं नवंबर में नहीं आ पाऊंगी, मेरी डिलीवरी है। वो मान नहीं रही,
मैंने लगातार बैक टू बैक 2 शादियाँ उनकी शूट की थी और वो हाँ। मान ही नहीं रही कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो बोलती मैंने देखा तुम तो कुर्सी पे चढ़ी हुई थी। मैंने कहा हाँ, मेरे को जहाँ से शॉट आएगा भाई मैं तो वहाँ चढ़ राइट, जाऊँगी। राइट। तो वाओ! चीज़ें मेरी हमेशा से ऐसी रही, फैमिली हमेशा से ऐसी रही कि इन-लॉज़ ने जितना मेरे हस्बैंड को काम के लिए सपोर्ट किया, उतना उन्होंने मेरे काम के लिए सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड का भी मतलब ये नहीं रहा कि मैं काम सिर्फ एज़ अ किटी पार्टी करती हूँ। तो वो चीज़ें रही। इवेंचुअली उन्होंने मतलब ही इज़ इनटू मल्टीपल बिज़नेसेस, तो उन्होंने इवन अपना एक रेस्टोरेंट बंद किया। ईश्वर की दया से हमारा वेडिंग फोटोग्राफी बहुत आगे बढ़ गया था, तो उन्होंने फिर इवेंचुअली हमें ज्वाइन किया। तो अभी वी आर बिजनेस पार्टनर्स ऑल्सो। ओके, नाइस, ग्रेट। और बच्चे का ऐसा है कि मतलब बच्चा हम दोनों का है और हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी भी ऐसा बहुत रेयर होगा, कभी 7-8 महीने में एक बार कभी ऐसा हुआ होगा कि वो घर पे हो या स्कूल से आए और उसको मम्मी पापा कोई ना मिले। ओके, वाओ। हम 2 में से एक जरूर होते हैं। आई मीन ये कोऑर्डिनेशन ही शायद चाहिए होता है एक बिजनेस को आगे लेके जाने में और एक अच्छी लाइफ को भी आगे लेके जाने में। ग्रेट। बच्चे की फंक्शनिंग ऐसी है जैसे हम लोगों का बचपन में होता नहीं क्या, मतलब हम लोग को पता है कि पापा ऑफिस जाते हैं। कभी किसी बच्चे को आपने इसलिए रोते नहीं देखा होगा कि पापा ऑफिस जा रहे हैं। और ये बहुत बार कहानियां आपने सुनी कि मम्मी ऑफिस जाती तो बच्चा रो रहा होता है, मम्मी का आंचल पकड़ लिया बच्चा, मतलब ये बहुत सुना होगा। या मुझसे भी बहुत बार पूछते हैं कि राइट। तुम बच्चे को छोड़ के आ जाती हो, उसको कैसा लगता होगा। मेरे बच्चे का ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि मम्मी तो ऑफिस जाती हैं। राइट, राइट। वो जब से उसको दुनिया समझ में आई है, उसने तब से मुझे काम पे जाते देखा है, तो उसको कुछ अजीब लगता ही नहीं है। राइट, राइट, ऑब्वियस वो मुझे मिस करता है, मैं राइट, उसको मिस राइट, करती हूँ, राइट, बट अभी क्या है कि जैसे उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है। नॉर्मली घरों में क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम माँ हो तो ये माँ माँ करके सारी माँ के कंधों पे लाद दी जाती है, राइट। जो कि सब में डिवाइड होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। क्योंकि बच्चा वो सबके लिए है। हाँ। तो अगर बच्चे को सुसु आ गया तो माँ कराएगी, बच्चे को पानी पीना है तो माँ पिलाएगी, खाना खिलाना है तो माँ कराएगी। मेरा बेटा मतलब उसकी फंक्शनिंग ऐसी कि उसको जो चाहिए, उसकी जिस पे नजर पड़ती है वो उसको बोल देता है ओके। कि ये चाहिए। और मेरी और अभिनव की हमारी बच्चे को लेके ये अंडरस्टैंडिंग है, ये ट्यूनिंग है कि बच्चा हमने पैदा किया है, हमारी जिम्मेदारी है। उसके दादा दादी होने चाहिए उसके साथ खेलने के लिए। राइट, राइट। तो हम अभी इक्वली मेहनत कर रहे हैं, काम में भी, बच्चे के लिए भी। चीजें स्मूथ चल रही हैं। नहीं, ग्रेट, एब्सोल्युटली। सी, इस माइंडसेट के साथ अगर आप रहोगे ना तो चीज़ें स्मूथ ही चलेंगी। अगेन यू सेड दैट थिंग राइट, कि वो माइंडसेट ही है हमारा, हमारे को वो सही डायरेक्शन में भी ले जाता है और गलत डायरेक्शन के अंदर भी ले जाता है। ग्रेट। अब इससे हट के एक चीज़, ये मेरा फेवरेट चीज़ है कि एआई, अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी, तो एआई के आने से आपके काम में कुछ हेल्प मिली है आपको? इंडियन वेडिंग्स में एआई ऑलरेडी यूज़ होने लग गया है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ये लेके जाने वाला है और चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं। अभी एक बहुत ही कॉमन सा एक फीचर मैं बताऊं तो आजकल एक स्कैनर लगाया जाता है शादियों में। क्या वो स्कैनर आप वहाँ पे स्कैन करिए और आपके जो फोटोज़ हैं वो आपको इमीडिएटली आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि एक टास्क होता था दूल्हा दुल्हन के पास कि हर रिश्तेदार को उसके वो फोल्डर बना के फोटोज़ डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अभी ये चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं। धीरे धीरे एआई का रोल वीडियो एडिट और फोटो एडिट में भी होने वाला है, जिसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एडिट बहुत स्मूथ होने वाला है, जल्दी होने वाला है। जिस काम के लिए हम क्लाइंट को 1 महीने 2 महीने कमिट करते हैं कि हम उनकी वीडियो फिल्म्स बनवा के देंगे, एल्बम बनवा के देंगे, वो काम 5 दिन 7 दिन में फटाफट होने वाला है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो लोग अपने आप को टेक्निकली इंफॉर्मेशन वाइज अपग्रेड नहीं करेंगे उनके लिए एआई बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगी। जो लोग ये कैमरा इंडस्ट्री में हैं या कैमरा का शौक रखते हैं, उनको कोडैक पता होगा कि मतलब मुझे याद है कि एक ज़माना था जब कैमरा मतलब कोडैक। और अभी मैं आगे के जनरेशन, ये 17-18 साल के बच्चों से अगर मैं कोडैक नाम लूँ ना तो उनको पता भी नहीं होगा कि कोडैक क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो अपग्रेड तो करना होगा। ठीक है, तो ये एक ना हमारा नया सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग ना रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्विक क्वेश्चंस होते हैं। तो Okay. व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक आप बताइएगा हमको, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन मैं स्किप भी कर सकती हूँ? यू कैन पास ऑन ऑल द बट वैसे आपके पास होंगे सारे जवाब।
ठीक है ना, ठीक है। एडवाइस फॉर यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर। अपना जेंडर एक किनारे रख दो, फोकस करो अपने एम पे। योर मोटिवेशन मंत्रा। मेरे लिए कुछ भी मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो कुछ हम अपने आप को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं। मैंने भी कुछ टाइम पहले एक बात कही थी कि हम कभी प्लान नहीं करते कि हमें सांस लेनी है। मेरे लिए काम करना, करियर, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, प्रोफेशनली आगे बढ़ना, सेल्फ अर्नड मनी मेरे लिए सांस लेना जैसे है। इंडियन कल्चर, इज इट इवॉल्विंग या फिर लूजिंग इट्स एसेंस? इट्स इवॉल्विंग इन अ गुड वे। हाउ? अभी बहुत सारे लोग हाउ पूछने लगे हैं। जब हम उन्हें ये बोलते हैं कि आपको ये करना है, तो वो एक सवाल पूछते हैं कि क्यों करना है। कुछ कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो समझना चाहते हैं कि ये क्यों करते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी। और एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट हुआ था एक वेडिंग में, और मुझे मतलब वो बिल्कुल मुझे टच कर गया। मतलब ये मुझे ना अभिनव ने मुझे थोड़ा सा बताया था, इज़ वेरी लर्नड पर्सन। तो मुझे एक बार बताया था कि जो हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा यूपी और बिहार में हैम्पर हुआ है, क्योंकि बाहर के लोग सबसे ज़्यादा इधर ही आए। राइट। और साउथ में अगर तुम्हें एक्चुअल भारत देखना है, एक्चुअल हिंदुज़्म देखना है, तो साउथ में जाओ। राइट। इधर का बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि यस, पीछे से बहुत मुगल खराब सेट किया, ये वो बहुत सब आके सारा, अटैक सारे इधर नॉर्थ साइड में ही हुए हैं। हमारे बहुत इस सारा। मंदिर भी टूटे हैं सारी, बट साउथ में अगेन इंडिया इज स्टिल इंडिया। हाँ, Right. तो मुझे एक बार अभिनव ने बताया था कि तुम्हें पता है शुभ्रा, जो औरतें सर ढकती हैं, हम आंचल रखते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, अपने से बड़ों को देखते सर ढकते हैं। इन रियलिटी ये हमारा कल्चर नहीं है। औरतों को सर नहीं ढकना होता है। अच्छा। और हम तो मंदिर में जाते हैं तो हमसे सबसे पहले कहा जाता है सर ढक लो, हाँ है ना। हाँ। यही होता है। और इस चीज़ के लिए मैंने जितना मतलब रिजिडता, पता नहीं करेक्ट वर्ड क्या होगा, ये मैंने जितना यूपी बिहार में देखी, ये मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है गलत भी हो, मैंने इतना कहीं नहीं देखा है कि सर ढक लो, सर ढक लो, पूजा हो रही है सर ढक लो, पहला काम मतलब सर ढक लो। एक बार मैं एक शादी शूट कर रही थी, मेरी ब्राइड एकदम रेडी थी और बस सीधे उसको नीचे आना था, स्टेज एंट्री होनी थी उसकी। और वो ब्राइड हमारी बिहार को बिलोंग करती थी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि आप रेडी हो? तो उसने बोली कि हाँ रेडी हूँ, और आप अपना कैमरा वगैरह सब कुछ रेडी कर लो और हमारी बस एंट्री होने वाली है। मैंने उससे 2-3 बार ये सवाल किया कि आप रेडी हो, क्योंकि वो पूरी रेडी थी, उसका सर खुला था। ओके। मैंने कहा अभी कुछ करना है, कुछ चुन्नी पहनानी, क्योंकि हमारा ना एक पर्टिकुलर शॉट होता है कि मैं माँ को बोलती हूँ कि वो चुन्नी पहनाए बेटी को, और वो मैं शॉट लेती हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगता है शॉट। तो उसने बोला कि शुभ्रा अगर तुम्हें वो करना है तो मैं करवा लेती हूँ, ओनली फॉर फोटो। इन रियलिटी हमारे कल्चर में सर ढकना नहीं होता है। ओके। मुझे ये इतनी प्यारी बात लगी कि मेरी ब्राइड ने मुझे बोला। वाओ। अभी हम कल्चर को समझने लगे हैं, तो ये चेंज आ रहा है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। नहीं, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। स्पिरिचुअलिटी, इज इट बिकमिंग अ स्ट्रेंथ और इज इट बिकमिंग एन एस्केप? स्ट्रेंथ। ओके। टू मी, हमें अहंकार नहीं आता। हमें पता है कि हमारे पास जो है वो उसने दिया है, और जिस दिन हमसे कुछ गलती हुई वो हमसे ले लेगा। और एक सेफ्टी भी है। एक होता नहीं कि हम कभी परेशान होते हैं, मम्मी के पास गए, हमें पता होता है मम्मी कुछ नहीं कर पाएगी, पर बैठ के रो लेते हैं। तो वो ताकत है कि उनके सामने बैठ के रो लेंगे, कोई तो है। ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। डाइवोर्स, इज इट अ पर्सनल चॉइस और इज इट अ सोसाइटी फेलियर? पर्सनल चॉइस और सोसाइटी फेलियर ही बोलेंगे, क्योंकि इसका जो असर होता है वो बहुत सारे लोगों पे होता है। एक ऐसा स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन जो आपको बहुत ज़्यादा अनॉय करता है? हमें 8 हाथों की दुर्गा माना जाता है। हम 8 हाथों की दुर्गा नहीं है। नाइस। हम पे इतनी जिम्मेदारियां, इतनी हमारी तारीफ कर करके हमारे कंधों पे मत रखो। वाह वाह वाह, ग्रेट। इफ यू हैव टू बैन वन थिंग इन वेडिंग्स, व्हाट दैट वुड गोना बी? अगर मुझे मौका मिले मैं शादियों में एक चीज़ बैन कर सकूं, तो मैं बैन करूंगी कि लड़कियों को बहुत ही सेक्सी कपड़े पहना के उनसे दारू सर्व करवाई जाती है। मैं इस चीज़ को बैन करूंगी।
दारू को तो बैन नहीं करवाओगे ना? जब तक उस दारू से तुम किसी और को कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो। राइट राइट राइट। तो आई मीन वेडिंग्स के अंदर, चलिए ये खत्म हो जाता है, वेडिंग्स के अंदर अल्कोहल का भी बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है। पहले बैक स्टेज होती थी चीज़ें, अभी हम देख रहे हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स बीइंग सर्व्ड एवरीवेयर। तो उससे कुछ इम्पैक्ट आता है वेडिंग के अंदर कि खुशी ज़्यादा होती है या मुझे फिर कुछ लगता है ज़्यादा कि टेंशन होती है? ओपनली हो रहा है ये सही है। ओके। बैक स्टेज में पता है क्या होता है कि आधे घंटे इधर मिले उधर मिले, उसके बाद पीछे जाके एक ग्लास एक सांस में पी के आ गए और वो एकदम से हिट हो गई और यहाँ आके किसी को भी हड़का दिया। हाँ हाँ यहाँ है कि आप अपना एक ग्लास लेके आप आराम से घूमो, आप इंजॉय करो, राइट आपको जबरदस्ती नहीं है कि फटाफट खत्म करनी है। राइट। तो मुझे लगता है ये सूदिंग है। ओके, तो ऐसा आपने वेडिंग के अंदर चेंजेस देखे हैं कि मतलब लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस कल्चर से या फिर कुछ ऐसा? नहीं ऐसा आई मीन नॉर्मली रहती है नॉर्मल चीज़ें? है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। Thank you very much for coming over here, Shubhra. This is just a gesture for you for coming over here. थैंक यू सो मच, थैंक Welcome. यू। I mean, मेरे को apart from like you know what we talk, मेरे को आज भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया बातें करने में आपसे, बिकॉज आपकी बातें थोड़ी सी अलग होती हैं, लाइक लीक से थोड़ी हटके होती है, मैं जो थोड़ी सी ज्यादा अलग हूँ और आई मीन नॉर्मल लोगों से एक सेम बातें कर रहे होते, बट यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू मैं हैव योर थोड़ी ओन अलग नहीं पर्सपेक्टिव। कह सकते। पता है क्या होता है कि मैं किसी भी बात को कभी भी लाइफ में आज तक, ये हमेशा से मेरा रहा है, मैं किसी भी चीज़ को इसलिए नहीं करती कि किसी ने मुझसे कहा है, जब तक मैं उस बात के लिए खुद को कन्विंस नहीं कर लेती खुद को। मेरा खुद का एक लॉजिक हर बात हर काम के पीछे जरूर होता है। राइट, एंड दैट इज समथिंग लाइक नो व्हाट व्हिच टेक्स यू अहेड बाकी लोगों से, क्योंकि अगर जब तक आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव नहीं होगा ना, तो फिर लोग फॉलो भी नहीं करेंगे और वो उसी भेड़ चाल में लगे रहेंगे, एंड दैट इज हाउ यू गो अहेड एंड टेक देखिए थिंग्स पता है, देखो भेड़ चाल में चलने के भी अपने फायदे हैं। जब आप भीड़ से अलग चलते हो ना, कभी एक भीड़ में जा रहे हो और आप उसमें बाहर निकलने की कोशिश करो ना, राइट, आप देखोगे बहुत धक्के कितना लगते हैं। मुश्किल है। तो भीड़ से अलग चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। I know, I completely understand, but thank you very much for coming over here and having, I mean, spending such a great time with you is always my pleasure. So yeah, I mean, thank you very much guys for watching this entire episode till here. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई होप आप लोगों को भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। So हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। मेक श्योर टू like the channel and subscribe. I'll see you soon. Thanks, cheers. थैंक यू सो मच सौरभ मुझे बुलाने के लिए, और इसी बहाने हम मिले, बहुत टाइम के बाद मिलना हुआ। कितने टाइम के बाद हम लोग मिले, but yeah, it was really nice, refreshing, and I enjoyed it. So thank you very much for that.